अब सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया आपको कि बीओडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको एस्टैब्लिश करना है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि कंप्लायंस विद लॉज कंसिडर करा जाना चाहिए। कब कंसिडर करा जाना चाहिए? जब आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, यानी जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर जो स्टेप्स आप ले रहे हो वो इन कंप्लायंस विद लॉज नहीं है, तो आपके अगेंस्ट क्या लिया जा सकता है? रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है, और उस केस में बिजनेस क्या करेगा? सफर करेगा। ये इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको जो है बताया हुआ है। देन सेकंड इज कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। क्या करता है? ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में जो नॉन कंप्लायंस के कारण अगर आपने कोई चीज से कंप्लायंस नहीं करा, तो जो रिस्क अराइज हो सकती है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम किस तरीके से डील करेंगे, क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे टू डील विद नॉन कंप्लायंस की रिस्क, वो भी आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करोगे? कवर करोगे। लेकिन अगर आपका जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो प्रॉपर है, तो जो आपकी नॉन कंप्लायंस की रिस्क है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर वो कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि एक रिस्क जो है आपकी नॉन कंप्लायंस की, वो आपने क्या कर लिया है? रिड्यूस कर लिया। तो यही हाउ बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो हेल्प करता है टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर प्रॉपर कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो इससे क्या होगा? आप मैनेज कर पाओगे कंप्लायंसेस को प्रॉपर्ली, और अगर आप प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे हो तो इससे जो रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का काम है वो कम हो सकता है अगर आपके पास में प्रॉपर कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन थर्ड इसके अंदर है कि स्टेप्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं इफेक्टिव कंप्लायंस अप्रोच के लिए। तो पहला हो गया कि जो सीनियर मैनेजमेंट होता है आप उसको इन्वॉल्व करो जब भी आप कंप्लायंस प्रोग्राम क्या कर रहे हो? बना रहे हो। सेकंड, पेरियोडिकली आप रिव्यू करो इफेक्टिवनेस जो आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी, एंड अपडेट करना। ठीक है, जो भी आपके कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है या कंप्लायंस प्रोग्राम है, इसको आप अपडेट करोगे एज पर द चेंजेस जो किसमें हो रहे हैं? लॉज और बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। ठीक है, सबको पता है यार बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 11th 12th में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या स्टेप्स बीओडी ले सकते हैं अपने कंप्लायंस अप्रोच को इफेक्टिव बनाने के लिए? ये आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पे आपको ध्यान देना चाहिए? बिकॉज इस पे आपको सवाल जो है वो बन करके आ सकता है। नो डाउट जो कंटेंट है वो कम है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए और आपको खुद से एक्सप्लेन करना पड़े। ठीक है, खुद के वर्ड्स में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे। तो ये वाले पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे। क्या क्या पॉइंट्स एक बार फिर से जो है बता दूं? इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना। सेकंड, पेरियोडिकली रिव्यू करना इफेक्टिवनेस किसकी? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम की। और अपडेट करना उस कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम को या कंप्लायंस प्रोग्राम को एज पर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन लॉज या बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अलर्ट मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, इसी चीज को लेकर के आप देख सकते हो। देन सीसीएफ जो है, ठीक है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल अचीव करने में। कैसे यार? बाय मिटिगेटिंग द रिस्क। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि अगर प्रॉपर कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो जो रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस है वो नहीं होगी। अगर रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस नहीं है तो कोई रेगुलेटरी एक्शन जो है आपकी तरफ नहीं लिया जाएगा। जो रेगुलेटरी रिलेशन होते हैं आपके वो काफी ज्यादा कॉर्डियल होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप स्मूथली अपना बिजनेस कर पाओगे। एंड अगर आप स्मूथली बिजनेस कर पा रहे हो तो आप अपने गोल्स भी अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बताया हुआ है हाउ बॉक्स के अंदर की क्योंकि सीसीएफ क्या करता है? हेल्प करता है इन कंप्लाइंग विद द लॉज। कंपनी विल नॉट फेस लीगल ऑब्स्टिकल्स एंड कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट्स गोल्स स्मूथली। ठीक, फिर उसके बाद एक केस स्टडी है आपके इसमें मारुति सुजुकी की। ठीक है, तो उस केस स्टडी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? ठीक है, मारुति सुजुकी कंप्लायंस मैनेजमेंट जो है उसको लेकर के केस स्टडी दी है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर देख लो। सबसे पहले तो मारुति सुजुकी जो कंपनी है, ठीक है, उनके पास में सिस्टम्स है टू एंश्योर जीरो नॉन कंप्लायंस। देन कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है बीओडी को क्वार्टरली बेसिस पे। उन्होंने इस तरीके से मैनेजमेंट ने ये चीज रोल आउट करके रखी है कि हर क्वार्टर में आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है वो बीओडी को क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। कंप्लायंसेस को मॉनिटर करा जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से। पीरियोडिक कंप्लायंस हेल्थ चेक्स जो है वो कैरी आउट करे जाते हैं। टाइम टू टाइम बेसिस पे चेक कर लिया जाता है कि कंप्लायंसेस ये जो फंक्शन है कंप्लायंस का वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, एंड कंप्लायंस मंथ एक ऑब्जर्व करा जाता है हर साल, जिससे कि रीइंफोर्स कर सके कमिटमेंट टू कंप्लायंस, यानी सभी लोगों को इस बात का कॉग्निजेंस रहे कि हाँ हमको रेगुलेटरी जो भी चीजें हैं उससे कंप्लायंस करना है। इसलिए उन्होंने एक डेडिकेटेड डे बना दिया कि यार इसको हम क्या मान के चलेंगे? कंप्लायंस मंथ के तरह ऑब्जर्व करके चलेंगे, जिसमें कि अगर आप प्रॉपर्ली कंप्लायंसेस कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो उसको लेकर के एक तरीके से आप ये मानो कि विल नॉट से सेलिब्रेट करेंगे बट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज थिंग्स कि यार क्या चीज गलत जा रही थी, क्या चीज सही जा रही थी वो। ठीक है, सो कंप्लायंस मंथ एक ऑब्जर्व करा जाएगा। अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? आपसे ये एक केस स्टडी देकर के पूछा जा सकता है कि जो गिवन केस है उसमें जो कंपनी है वो अपने कंप्लायंस मैनेजमेंट को और अच्छा करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकती है।
ठीक है। केस स्टडी किस तरीके की आ सकती है कि जो केस स्टडी के अंदर जो भी कंपनी है, लेट्स से XYZ कंपनी है, तो वो XYZ कंपनी अपने कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम को या कंप्लायंस मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकती है, तो आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ये मारुति सुजुकी की केस स्टडी आपको दी है, इसमें ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आप वहां पर लिख करके आ सकते हो। यही इस क्वेश्चन अलर्ट के अंदर जो है मेंशन है, तो ये एक बार बस रीड कर लेना कि किस तरीके का क्वेश्चन इस पे बन करके आ सकता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, GRC। ठीक है, ये क्या चीज है? इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ये एक कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, जो किस चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है, किस चीज को इन्वॉल्व कर रहा है प्रोसेसेस में, GRC को, गवर्नेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को, कंप्लायंस को, इन तीनों कंपोनेंट्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर। इससे क्या होता है? आपकी रिस्क कम हो जाती है, कॉस्ट आपकी कम होती है, और जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है वो भी आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने जो भी उसका गवर्नेंस इश्यूज है, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज है या कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होगी, हर एक डिपार्टमेंट सेपरेटली अपना अपना क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। देन रिक्वायर्स कंपनी वाइड कॉपरेशन टू गेट रिजल्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पे कि सिंपल सी बात है, अगर आपको ओवरऑल गोल अचीव करना है, ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्ली जो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हर एक डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम GRC इंक्लूड कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो ओवरऑल गोल हम अचीव नहीं कर सकते। सो कॉपरेशन हमको हर एक डिपार्टमेंट से चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनसे चाहिए, तो ही ये जो GRC की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो पाएगा? इफेक्टिवली काम कर पाएगा, नहीं तो ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। अब इसके तीनों एलिमेंट्स को आपको जो है डिटेल में उन्होंने समझाया हुआ है। सबसे पहले गवर्नेंस, इसमें ये बोला है कि गवर्नेंस का मतलब है जिस तरीके से बोर्ड क्या करता है? स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करता है पूरी की पूरी कंपनी को। ये गवर्नेंस क्या एक्सप्लेन करता है कि मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है, ठीक है, जिसकी मदद से कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करा जा रहा है, किस अप्रोच को मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एंश्योर कि एक्यूरेट और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी जाए टाइमली मैनर में टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि सही टाइम पर सही जानकारी जो है वो मिल जानी चाहिए, जिससे प्रॉपर डिसीजन जो है वो लिया जा सके, चाहे वो आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो या अदरवाइज हो। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंट्रोल मैकेनिज्म टू एंश्योर की स्ट्रेटेजीज को प्रॉपर्ली कैरी आउट करा जाए, यानी जिस इंटेंशन से स्ट्रेटेजी को बनाया गया था उसी इंटेंशन से उसको इंप्लीमेंट भी करा जाए, उसी इंटेंशन से उस स्ट्रेटेजी की मॉनिटरिंग भी हो और उसी इंटेंशन से उसमें आप चेंजेस भी कैरी आउट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी आपने बनाई किसी और पर्पज से थी, बट जब इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो कुछ और ही रिजल्ट निकल करके आया। तो ये भी कौन इंश्योर कर रहा है? गवर्नेंस इंश्योर कर रहा है। अगर आपका गवर्नेंस स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, जो डेविएशंस होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या पॉइंट्स है फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से बीओडी जो है वो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करते हैं पूरी कंपनी को। सेकंड, ये मैनेजमेंट की अप्रोच आपको बताता है, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट कंपनी को चलाना चाहता है। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या सोच है, किस तरीके से वो कंपनी रन करना चाहते हैं। देन एक्यूरेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाए टाइमली मैनर में, जहां जरूरत है, जब जरूरत है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जानी चाहिए। एंड लास्ट, प्रोवाइड्स कंट्रोल मैकेनिज्म्स, जिससे हम इंश्योर कर सके कि हमारी जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई है वो प्रॉपर्ली कैरी आउट करी जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, देन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगेन ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने भी कि इट्स अ प्रोसेस जहां पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जो जो पोटेंशियल रिस्क बिजनेस को फेस करनी पड़ सकती है, एंड उनकी तरफ क्या करना? एक्शन लेना, जिससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है उन रिस्क का वो क्या करा जा सके? कम करा जा सके। तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? जो भी पोटेंशियल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं, एंड जो एक्शंस उनकी तरफ लेना है उसको ट्राइंग टू लाइक डिसाइड कि अच्छा यार ये रिस्क है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लेकर के इस रिस्क का फाइनेंशियल इंपैक्ट कम करा जा सकता है। देन इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रिस्क में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या लाइक्लीहुड है रिस्क के ऑकर होने का, प्रोबेबिलिटी क्या है रिस्क के ऑकर होने की, और अगर वो रिस्क ऑकर हो जाती है तो सेवेरिटी क्या होगी, सेवेरिटी यानी कितना बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, कंप्लायंस का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश करते हो, जिससे कि हम इंश्योर कर सके कि कंपनी और उसके एम्प्लॉइज जो बिजनेस कर रहे हैं वो लीगली और एथिकली करें। ठीक है, यानी रेगुलेटरी जो भी बाउंड्रीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए करें। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एडहेरेंस टू लॉज एंड रेगुलेशंस। एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो कंप्लायंस है आप इसको 4 स्टेप्स फॉलो करके अचीव कर सकते हो, यानी प्रॉपर कंप्लायंस अगर आप चाहते हो तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करके वो चीज इंश्योर करी जा सकती है। कैसे? सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस है आप उसको आइडेंटिफाई कर लो।
सबसे पहले जो भी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। सेकंड, अभी क्या स्टेट है कंप्लायंस की, किन किन चीजों से आप कंप्लायंस कर रहे हो, किन किन चीजों से आप कंप्लायंस नहीं कर रहे, वो आप असेस कर लोगे। देन क्या रिस्क और पोटेंशियल कॉस्ट हो सकती है नॉन कंप्लायंस की, वो आपको असेस करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में आप प्रायोरिटाइज कर लोगे कि यार हमको किन किन चीजों से पहले कंप्लायंस करना है, फिर ऑर्डर ऑफ कंप्लायंस बेसिकली, ठीक है। आपको एक बार समझ में आ गया कि यार जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किन चीजों से कंप्लायंस करके रखा है और किन चीजों से कंप्लायंस करके नहीं रखा। अब जिनसे आपने कंप्लायंस करके नहीं रखा है, आप ये देखोगे कि पहले हमको किससे कंप्लायंस करना चाहिए, और ये कैसे डिसाइड होगा, जो थर्ड वाली स्टेप है उसको फॉलो करके, कि जो नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू रहेगी तो कौन सी ऐसी नॉन कंप्लायंस है जो अगर कंटिन्यू रही तो हमको ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम सही करने की कोशिश करेंगे। काफी बेसिक सा यार, ठीक है। क्वेश्चन अलर्ट एक बार जो है वो आप रीड कर लेना। देन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सीसीएफ, सबसे पहले कंप्लायंस चार्ट। कंप्लायंस चार्ट जो है वो क्या करता है, ओवरव्यू प्रोवाइड करता है जितने भी एप्लीकेबल लोकल, स्टेट, सेंट्रल, इंटरनेशनल लॉज, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। आउटलाइन करता है कि कैसे कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज जो है वो प्लेस करी हुई है बिजनेस प्रोसेसेस में, यानी कि अगर आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो तो बिजनेस जब आप कैरी आउट करोगे ऑब्वियसली सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क है, वो सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क को कम करने के लिए आपने क्या चीजें इस्टेब्लिश करके रखी है, वो क्या रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज का मतलब हो गया ऐसी एक्टिविटीज जो रिस्क को कम करने में हमारी मदद करे। तो वो आपने किस तरीके से वो बिजनेस प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट करके रखी है कि अगर इस बिजनेस प्रोसेस के अंदर हमको ये वाली रिस्क फेस हुई तो हम ये वाली चीज करेंगे जिससे वो रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। देन इट ऑल्सो हेल्प बिजनेस इन मीटिंग इट्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। ऑब्वियसली यार आपको अगर पता है कि आपके ऊपर क्या क्या लॉज और रेगुलेशंस एप्लीकेबल है तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि कैसे उन लॉज और रेगुलेशंस से हमको कंप्लायंट जो है वो रहना है, ठीक है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे हमारी वो जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं वो हम पूरी कर सकें, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द की एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस कैलेंडर भी इसके अंदर आ जाता है। तो की एक्टिविटीज यानी अगेन वही कि किन किन चीजों से हमको जो है कंप्लायंस करना है, या किन किन इवेंट के होने पे हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आ सकती है तो हमको उसको फुलफिल करना है। एंड कंप्लायंस कैलेंडर मतलब आपको पता चल जाता है कि यार मेरे को इस चीज से कंप्लायंस करना है, इस चीज से कंप्लायंस करना है, मेरे ऊपर ये वाला लॉ एप्लीकेबल है, इसके अंदर ये वाली चीज लिखी है, इसको पूरा करना है तो किस टाइम पर करना है, ठीक है। सो ये टाइम वाली चीज भी आपको इसके अंदर पता चल जाएगी। सो ये चारों पॉइंट्स एक बार फिर से बता दो, ओवरव्यू आपको मिल जाता है, ठीक है। जो भी आपके लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, लोकल हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, ठीक है, सभी का ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑपरेशंस। देन कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज किस तरीके से आपने इंटीग्रेट करके रखी है, प्लेस करके रखी है बिजनेस प्रोसेसेस में, वो आपको पता चल जाता है। देन बिजनेस जो है वो अपने कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस पूरे कर सके उसमें बिजनेस को मदद मिल जाती है इस कंप्लायंस चार्ट की मदद से। एंड की एक्टिविटीज और कंप्लायंस कैलेंडर जो है वो भी आपको पता चल जाता है कंप्लायंस चार्ट की मदद से। देन कंप्लायंस एडवाइजरी, इसके अंदर आपको एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करी जाती है विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग कंप्लायंसेस जो कि अलग अलग लॉस के अंदर आपको करना है। और ये भी बताया जाता है कि क्या होगा अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा तो इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होगा वो भी आपको बताया जा रहा है। प्लस आपको किन किन चीजों से कंप्लायंस करना है अलग अलग लॉज में वो भी आपको इसके अंदर बताया जा रहा है। इट हेल्प्स दी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज करने में, इवेलुएट करने में कंप्लायंस फंक्शन को कि हमारा कंप्लायंस फंक्शन अभी तक कैसा काम कर रहा है, ठीक है। कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो प्रिवेंट कर सकते हो कंप्लायंस ब्रीचेस को, कैसे प्रिवेंट कर पाओगे, क्योंकि आप इसके अंदर कहीं ना कहीं करंट कंप्लायंस फंक्शन का असेसमेंट कर रहे हो कि अभी हम जिस तरीके से कंप्लायंस करते हैं, जो लोग कंप्लायंस का काम करते हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं वो आप इसमें असेसमेंट कर रहे हो। तो आपको पता चल जाएगा कि यार क्या क्या ऐसे एरियाज है जहां पर गैप है। अगर आप वो गैप फुलफिल कर लोगे, अगर आप वो गैप को फिल कर देते हो, सॉरी, ठीक है, अगर आप वो गैप फिल कर देते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, कि आप नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट कर सको, नॉन कंप्लायंस ना हो, ठीक है। सो ये वही प्रिवेंट कंप्लायंस ब्रीच का मतलब हो गया। एंड अगर कुछ ब्रीच हो जाता है तो आप क्विकली उसकी तरफ क्या कर सको, एक्शन जो है वो ले सको, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। एंड देन कंप्लायंस स्कोर कार्ड, इसके अंदर क्या बोला है कि एक टूल है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो किस चीज का पोजीशन का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लायंस। तो बेसिकली स्कोर दे देना या 10 में से आपका कंप्लायंस का पूरा, जब हमने फंक्शन वगैरह समझ लिया, सारी चीजें कैसे काम कर रही है समझ लिया, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अगर 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये और बेटर हो सकता है, 9 मिल रहा है तो यू आर गोइंग गुड, ठीक है, उस तरीके की चीज है। तो अलग अलग कंप्लायंसेस को लेकर के अलग अलग स्कोर जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं, मतलब एक ओवरऑल स्कोर नहीं होता ये, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी स्कोर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो भी वो डिपार्टमेंट कंप्लायंस फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं उसको भी स्कोर दिया जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा माइक्रो मैनेज नहीं बोलेंगे बट थोड़ा सा आप नैरो डाउन कर सको कि आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है।
इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्विकली करेक्ट दी नॉन कंप्लायंस, बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, आपको सामने एक मतलब पता चल जाएगा यार, पूरा एक आपके सामने एक स्कोर कार्ड है कि ये वाला कंप्लायंस अच्छे से फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसको आपको सही करना है। तो सामने अगर दिख रहा है आपको स्कोर वगैरह की मदद से, तो आप क्या कर सकते हो, एक करेक्टिव एक्शन जो है वो ले सकते हो। ठीक। एंड देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रैकिंग ऑफ स्टेप्स जो आपने ली है फॉर करेक्टिंग द नॉन कंप्लायंस। क्या क्या स्टेप्स आपने ली वो भी इसमें आपको जो है पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है तीनों कंपोनेंट्स पे, तो वो आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट अब आपको दिया है कंप्लायंस चार्ट। इसके अंदर सबसे पहले ये लिखा है कि इसको प्रिपेयर करा जाता है आफ्टर कंसिडरिंग जो ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर होते हैं कंपनी के। तो फॉर एग्जांपल कंपनी एमएनसी तो नहीं है, बिकॉज अगर एमएनसी है तो वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो ऑब्वियसली कंप्लायंसेस अलग अलग हो जाएंगे। देन कंपनी में फॉरेन ओनरशिप है या नहीं है, नहीं है तो फेमा नहीं आएगा, है तो फेमा भी आ जाएगा पिक्चर में। एक देन साइज एंड स्केल क्या है कंपनी की, कंपनी स्टार्टअप तो नहीं है, या कंपनी मिड साइज कंपनी तो नहीं है, या लार्ज कंपनी तो नहीं है, तो किस तरीके की है। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बिजनेस एक्टिविटी कौन सी कैरी आउट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर कैरी आउट कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल लॉज जो है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में है तो आरबीआई या सेबी जो बोल रहे हैं उसको कंसिडर करना पड़ सकता है। देन सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड कैसा स्ट्रक्चर है कंपनी का, अगर क्यों इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि जो इंटरनल कंप्लायंस वर्कफ्लोज होंगे और जो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो डिपेंड करेगा कि कंपनी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है या डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके कंप्लायंस चार्ट जो है उसकी प्रिपरेशन जो है करी जाएगी। देन क्या क्या एक्टिविटीज कंसिडर करेंगे जब हम तैयार कर रहे हैं कंप्लायंस चार्ट को। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस जो भी एप्लीकेबल लॉज रूल्स और रेगुलेशंस हैं। रिस्क असेसमेंट करेंगे। ठीक है, देन रिस्क मिटिगेशन असेसमेंट और एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आप क्या करते हो, आप वही सेवेरिटी और लाइक्लीहुड जो है उसको पता करने की कोशिश करते हो। रिस्क मिटिगेशन यानी क्या क्या ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे रिस्क को कम करा जा सके, और इसमें हम ट्रेनिंग भी देंगे। और ये ट्रेनिंग हम किसको दे रहे हैं, जो भी पर्सनल है, जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, उनको हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे जब उनके सामने कुछ ऐसी चीज आ जाती है, ठीक है, कोई रिस्क उनके सामने आ जाती है, तो उसकी तरफ वो स्टेप्स ले सके जिससे उस रिस्क को कम करा जा सके। कंप्लायंस मॉनिटरिंग रेगुलर इंटरवल्स में मॉनिटरिंग होती रहेगी। ठीक है, एंड देन कंप्लायंस रिपोर्टिंग, अगर कुछ ऐसा नॉन कंप्लायंस वगैरह वाली चीज हो जाती है तो वो जो है क्या हो जाएगा, इसमें रिपोर्ट करा जाएगा। इंसिडेंट मैनेजमेंट यानी अगर कुछ हो गया, ठीक है, नॉन कंप्लायंसेस वगैरह, तो उसका मैनेजमेंट और उसकी रिपोर्टिंग, उसके बारे में जानकारी जो है वो देना, जो भी कंसर्न पर्सनल है उनको। देन कंटेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्लायंस चार्ट के, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसमें रेफरेंस होगा टू ऑल द की कंप्लायंस रिलेटेड लॉस रेगुलेशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस रिलेटेड पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी। कंसाइज स्टेटमेंट्स होगा जो भी रेलेवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और उससे एसोसिएटेड रिस्क है उसको लेकर के, कि ये ऑब्लिगेशन है और अगर ये ऑब्लिगेशन हमने फुलफिल नहीं करी तो ये रिस्क जो है हमको फेस करनी पड़ेगी। देन इनहेरेंट एंड मैनेज्ड रिस्क लेवल। इनहेरेंट यानी जब आपने कोई स्टेप वगैरह नहीं लिए हैं तो जो रिस्क का लेवल होता है वो, और मैनेज का मतलब जब आपने स्टेप्स ले लिए हैं रिस्क को कम करने के लिए, स्टेप्स लेने के बाद भी जो रिस्क बच गई है वो होती है मैनेज्ड रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क लेवल भी देखेंगे, मैनेज रिस्क लेवल भी देखेंगे, और इसमें हम इसको अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो ऑफ द आइडेंटिफाइड ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली जो भी आइडेंटिफाइड हमारी ऑब्लिगेशन है, अगर उस आइडेंटिफाइड ऑब्लिगेशन के रिस्पेक्ट में इनहेरेंट जो रिस्क का लेवल है वो क्रिटिकल है तो अलग स्टेप्स ली जाएंगी। अगर वही इनहेरेंट रिस्क का लेवल मीडियम है तो अलग स्टेप्स ली जाएंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए या कम करने के लिए। सेम गोज फॉर मैनेज्ड रिस्क लेवल ऑल्सो, कि अगर वो क्रिटिकल है तो अलग स्टेप लेंगे, अगर लो है तो अलग स्टेप लेंगे। देन बिजनेस प्रोसेसेस और पीपल टू विच द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आर लिंक्ड और ऑन विच दे हैव एन इम्पैक्ट, जिन पे असर पड़ सकता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। देन स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस रिस्क ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर मैनेजिंग द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, एक चीज हो गई रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज यानी रिस्क को कम करने के लिए, एंड दूसरा हो गया कंप्लायंस रिस्क ट्रैकिंग यानी कि ट्रैक करते रहना रेगुलर इंटरवल्स पे कि कहीं कोई कंप्लायंस रिस्क तो नहीं हो सकती है, और अगर पॉसिबिलिटी है कंप्लायंस रिस्क की तो ऑब्वियसली उसकी तरफ फिर क्या लोगे आप, जो एक्शन है वो लोगे। देन टू whom and how frequently compliance related results and findings are reported, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जिसको हमको रिपोर्टिंग करनी है फाइनली जाकर के, वो कौन होगा, और कब कब उसको करना है हमको, किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, मंथली करना है, ठीक है, क्वार्टरली करना है, या फिर 6 मंथली करना है, वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर ओनरशिप ऑफ द प्रोसेसेस एक्टिविटीज एंड ऑब्लिगेशन, जो कि चार्ट के अंदर आउटलाइंड है, कौन सब पर्सनल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी इसके अंदर जो है बता दिया जाएगा।
तो ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो एक बार फिर से बता दो ये सारे पॉइंट्स, रेफरेंस होंगे जो भी सारे लॉज, रेगुलेशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वगैरह उसको लेकर के, कंसाइज स्टेटमेंट होगा ऑन द रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस एंड एसोसिएटेड रिस्क, इनहेरेंट एंड मैनेज रिस्क लेवल जो आइडेंटिफाइड ऑब्लिगेशंस है उसको लेकर के, बिजनेस प्रोसेस और पीपल, ठीक है, जिसकी तरफ जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस है वो लिंक्ड है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली, स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज और कंप्लायंस रिस्क ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, देन टू whom एंड हाउ फ्रीक्वेंटली जो कंप्लायंस रिलेटेड रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स उनको रिपोर्ट करा जाएगा, एंड क्लियर ओनरशिप ऑफ द प्रोसेसेस, एक्टिविटीज एंड ऑब्लिगेशन जो कि चार्ट के अंदर क्या है आउटलाइन है, ठीक है। ये भी इसके अंदर जो है बता दिया जाएगा। देन रोल ऑफ सीएस इन क्रिएटिंग कंप्लायंस चार्ट, क्या क्या करना है सीएस को, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जो भी एप्लीकेबल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिस्क का असेसमेंट करना है, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन यानी क्या क्या ऐसी चीजें करी जा सकती है जिससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड देन कंप्लायंस रिपोर्टिंग। अब नेक्स्ट आपको दिया है जो की फंक्शंस एक वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क को परफॉर्म करने हैं वो, यानी कि बेसिकली कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लायंस डैशबोर्ड होना चाहिए, कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए, देन एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस ऑडिट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। अब कंप्लायंस डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या बताया कि ये कंप्लायंस डैशबोर्ड जो है ये हेल्प करता है टू ट्रैक दी कंप्लायंस इवेंट्स, यानी आपको सामने दिख रहा होता है कि यार किन किन चीजों का कंप्लायंस हम कर चुके हैं और किन किन का कंप्लायंस अभी करना बाकी है। देन ऑल दी कंप्लायंस इवेंट्स शुड बी इजीली व्यूड थ्रू दी कंप्लायंस डैशबोर्ड, पता चल जाना चाहिए कंप्लायंस डैशबोर्ड से, तो इस तरीके से आपको उसको बनाना है। एंड देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कंप्लायंस ऑफिसर्स यूज कर सकते हैं डैशबोर्ड को टू मेक डिसीजंस ऑन द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की कितना कंप्लायंट है, नहीं है, क्या चीजें हो रही है टाइमली मैनर में, क्या चीज नहीं हो रही है, वो कंप्लायंस डैशबोर्ड से पता चल जाएगा किनको, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को और कंप्लायंस ऑफिसर्स को। एंड जो ऑडिटर्स हैं उनको इस बात में भी मदद मिलती है कि किस एक्सटेंट तक हमको रिलाई करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, वो उसमें भी टू डिसाइड कि किस एक्सटेंट तक हम रिलाई करें, ज्यादा हम रिलाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसमें भी हेल्प होती है किसकी मदद से, ये जो डैशबोर्ड है इसकी मदद से। देन कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एक जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जिससे कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को प्रॉपर्ली हैंडल करा जा सके, तो एक तो ये चीज। दूसरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ हमको क्या करना है, अलाइन करना है हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी और प्रोसीजर आपने एक बार बना करके छोड़ दिया, ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे पॉलिसी और प्रोसीजर को अपडेट करते रहना है, और वो अपडेशन आप करोगे किस चीज को ध्यान में रखते हुए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, आने जो लीगल आपका एनवायरमेंट है, जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पॉलिसी और प्रोसीजर भी अपडेट होना चाहिए। देन क्रिएशन, रिव्यू, अप्रूवल एंड रिलीज प्रोसेस ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपका जो है कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर ही कवर हो जाएगा कि किस तरीके से पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करा जाएगा, कौन उसको रिव्यू करेगा, अप्रूव कौन करेगा उस पॉलिसी को, और कब वो पॉलिसी का जो काम है अगर वो खत्म हो जाता है तो ये डिसीजन लेना कि दिस पॉलिसी इज रिक्वायर्ड और नॉट, और अगर एक बार अप्रूवल हो जाता है तो ये डिसाइड करना कि अब इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है तो कब से करना है, ठीक है, चीज भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। एंड ये जो टूल्स हैं आपके, जो कोलैबोरेटिव टूल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जिसका यूज करके हम ये वाली चीज करेंगे, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्रिएशन, रिव्यू और ये वाली चीज, ये टूल्स जो है ये कोर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करें जिससे कि इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करी जा सके। देन एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके अंदर बोला है कि आपको जो भी चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये पहले भी हमने अभी पढ़ लिया ऊपर कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंग अपडेशंस वगैरह कैरी आउट करो। देन वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी नोटिफाइड प्रोएक्टिवली, जो भी रेगुलेटरी चेंजेस है उनके बारे में कैसे करना चाहिए, ईमेल बेस्ड कोलैबोरेशन के थ्रू, यानी जैसे ही कोई चेंज आता है अगर रेगुलेटरी, तो आप सभी डिपार्टमेंट को एक ईमेल के थ्रू क्या करोगे, इन्फॉर्म कर दोगे। देन ये जो प्रोएक्टिव प्रोसेस है इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशंस एडजस्ट कर पाती है अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू दी अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो भी टाइमली मैनर में। एंड मैनुअली ट्रैकिंग अ सिंगल रेगुलेशन जो है हो सकता है कि वो फीजिबल ना हो, तो क्यों एक एक रेगुलेशन हम ट्रैक करें वो पॉसिबल नहीं है, राइट, तो आपने एक मान के चलो एक सेंट्रलाइज्ड आपने टीम बिठा दी जो कि ये रेगुलेशन ट्रैक करने का काम कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है ट्रैकिंग का काम, हर एक डिपार्टमेंट जो है उसको करने की जरूरत नहीं है, आपने एक सेपरेट टीम बिठा दी वो ये सब ट्रैकिंग वगैरह का काम कर रही है, और जैसे ही उसको कुछ ना कुछ पता चलता है कि कोई अपडेशन आया है तो सभी डिपार्टमेंट को उन्होंने क्या करा, टाइमली मैनर में इन्फॉर्म कर दिया, और उसके बेसिस पे जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने प्रोसेसेस को, पॉलिसीज को अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे या उसमें चेंज कैरी आउट कर लेंगे।
देन उसके बाद में अप टू डेट रेगुलेटरी अलर्ट्स, ऑब्वियसली ठीक है, ये भी मतलब सेम ही बात है, बस दोबारा से एक अलग तरीके से लिख दी कि अप टू डेट रेगुलेटरी अलर्ट्स मिलते रहे अक्रॉस द एंटायर एंटरप्राइज, इसीलिए ये एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन वाली चीज होनी चाहिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर। कंप्लायंस ऑडिट में आ जाएगा कि ऑडिट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो लिख दिया कि ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोर पार्ट है, जिसको आप बोल सकते हो कि समय समय पे ऑडिट करवाना, कंडक्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है कंडक्ट करना ऑडिट? जिससे आपको पता चले कि आपका करंट जो स्टेट ऑफ कंप्लायंस है वो कैसा है, और अगर उसमें कुछ भी कमियां हैं तो आप उसको सही कर सको। तो एक बेसिक सी बात है। देन इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, वेंडर ऑडिट, ये सब फैसिलिटेट करे जाने चाहिए रियल टाइम सिस्टम की मदद से। ऑडिट जो है ये कोई एनुअल एक्टिविटी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि एनुअल एक्टिविटी मानी जाती थी कि एक साल में आपने एक बार करवा लिया तो इट्स फाइन, बट आजकल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आप मंथली बेसिस पे भी करवाते हो। कुछ लोग जो है और भी कम फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है करवाती है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बट अब ये क्या सिर्फ एनुअल एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। एंड देन एप्रोप्रिएट एविडेंस जो है इंटरनल ऑडिट का, ठीक है, ये जरूरी हो जाता है। कब जरूरी हो जाता है? जब आपको डिफेंड करना है खुद को कि नहीं, हमने इस चीज से कंप्लायंस करा था, इस पर्टिकुलर रेगुलेशन से, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ हमने कंप्लायंस करा था। जब आपको ये प्रूफ करना है, तो जो इंटरनल ऑडिट आपका कंडक्ट होता है उसमें जो भी एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं ऑडिटर को, उसकी मदद से आप सपोर्ट कर सकते हो अपना जो भी क्लेम है आपका कि हमने कंप्लायंस करा था उस रेगुलेशन के साथ में। देन क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर लिखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके खुद के ऑपरेशनल प्लांट लेवल और डिपार्टमेंटल क्वालिटी इनिशिएटिव्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली इंडस्ट्री मैंडेट्स को ध्यान में रखते हुए क्रिएट करे जाते हैं कि अगर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड या मैंडेट ये है तो इसके अकॉर्डिंग वो अपने क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है उसको डिवाइस कर लेते हैं और उसको फॉलो करने का काम करते हैं कि हम जो भी वर्क कैरी आउट कर रहे हैं, कोई चीज बना भी रहे हैं, तो उस क्वालिटी को जो है पूरा करें। जैसे सिक्स सिग्मा हो गया या ISO 9000 हो गया। Then a well-designed compliance management program incorporates and supports the ongoing quality initiatives। यानी आपका जो भी compliance framework होना चाहिए या compliance management program होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो भी quality initiatives है ना आपके, उसको support मिले। देन कंप्लायंस ट्रेनिंग जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है कि कई बार जो लैक ऑफ नॉलेज होता है या इनकम्प्लीट प्रोसीजर जो होता है उसके कारण भी फाइन्स और पेनल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ सकती है डायरेक्टर या ऑफिसर्स को ऑफ द कंपनी। तो क्या इंश्योर करना कि यार प्रॉपर कंप्लायंस ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि कंप्लायंस जो है सही तरीके से करें जो भी हमारे पर्सनल है। द कंप्लायंस ऑफिस हैज टू वर्क क्लोजली विद द लीगल टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाई जा सके। एंड वेल डिजाइन कंप्लायंस प्रोग्राम रिक्वायर्स अ वेल इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ट्रेनिंग मैनेजमेंट, यानी कि जो आपका कंप्लायंस प्रोग्राम है उसके अंदर ट्रेनिंग वाली चीज भी होनी चाहिए। इसलिए हमने वो स्टार्टिंग में भी देखा था, जब ऊपर भी हम पढ़ते थे कि जब जब कंप्लायंस इसकी रिस्क मिटिगेशन वगैरह की बात आ रही थी, तब उसमें आगे इंक्लूड ट्रेनिंग भी लिखा हुआ था, राइट। तो वो उसी ट्रेनिंग की बात हो रही है कि प्रॉपर कंप्लायंस करो आप, क्योंकि अगर आपने देखो प्रॉपर ट्रेनिंग पास ऑन कर दी है और सभी लोग प्रॉपरली क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो वो प्रॉपरली कंप्लायंसेस वगैरह के फंक्शंस को कैरी आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्क क्या हो गई? कम हो गई ना। तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ व्हाट रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड देन कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, इसमें लिखा है सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है वो क्रिएट करा जाना चाहिए टू मैनेज एंड रिपोर्ट दी स्टेटस ऑफ ऑल दी कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज की जो भी एक्टिविटीज चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब की सब रिपोर्ट हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए एक डेटाबेस जो है वो बनाया जाएगा जिसमें हम सब रिकॉर्ड करेंगे, जिससे जो भी जानकारी आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू दी कंप्लायंस एक्टिविटी या कंप्लायंस फंक्शन। एंड ऑटोमेटेड अपडेट्स जो है फ्रॉम द वेरियस कंप्लायंस मॉड्यूल्स should provide for up to date status reporting that could be viewed by the board। स्टेटस रिपोर्टिंग का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर कंप्लायंस जो है उसका क्या स्टेटस है, वो हो चुका है कंप्लाइड या नहीं है, पेंडिंग है, वो वाली चीज। तो वो पता होना चाहिए किसको? बोर्ड वगैरह को, कंप्लायंस ऑफिसर को, एंटिटी के कंप्लायंस कोऑर्डिनेटर को, यानी जो मेक श्योर कर रहे हैं कि हाँ यार ये अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है तो इन्फॉर्म करना कि भाई ये कंप्लायंस नहीं हुआ, ये कंप्लायंस करके दो, वो वाली चीज। क्वालिटी ऑफिसर्स को और बाकी जो भी और लोग इस चीज को लेकर के डेजिग्नेट करे गए हैं, जो भी कंसर्न पर्सनल है इस चीज को लेकर के, उनको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे किस चीज से कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो किस कारण से नहीं हो रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट का ही मतलब है। तो कहीं ना कहीं वो जो कंप्लायंस डैशबोर्ड हम बना रहे थे, ठीक है, उसके अंदर हम ये चीज एक टूल जो इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अगर किसी चीज से कंप्लायंस नहीं होती है तो एक ऑटोमेटिक मेल जो है, ठीक है, या एक ऑटोमेटिक अलर्ट जो है वो ट्रिगर हो जाए जो भी कंसर्न पर्सनल है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनके पास में, जिससे वो कंसर्न पर्सन उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में जो भी कोऑर्डिनेटर है कंप्लायंस को लेकर के, जो भी कंप्लायंस ऑफिसर है, ठीक है, जो कि ये सारा काम हैंडल करते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सके। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, एक एग्जाम्पल है ये इसका। देन उसके बाद प्रोसेस या स्टेजेस फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अगर आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क सेटअप करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या प्रोसेस या स्टेजेस आपको फॉलो करनी है? सबसे पहले वही होगा कि आप अपनी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो,
ठीक है, जिसमें जो एक्ट है, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सब आ जाएंगे। अब इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी आ जाएंगे, सेक्टर स्पेसिफिक भी आ जाएंगे, एक्टिविटी अगर आप करते हो, जैसे हम देख रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी अगर आप कैरी आउट करते हो तो एनवायरमेंट वाली चीज भी आ रही थी, नहीं तो फिर नहीं आ रही, तो एक्टिविटी स्पेसिफिक भी हम जाएंगे, एंटिटी स्पेसिफिक भी जाएंगे कि अगर पब्लिक कंपनी है तो हो सकता है अलग कुछ हो, प्राइवेट है तो अलग हो, एमएनसी हो तो अलग हो, ठीक है। देन स्पेसिफिक स्टेट लॉ क्या है, लोकल लॉस क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। देन कंप्लायंस चार्ट जो है वो प्रिपेयर करा जाएगा, ठीक है, जिसमें हम सेटअप कर रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की, लीगल डिपार्टमेंट की और कंप्लायंस एग्जीक्यूटर के, जो एक्चुअली कंप्लायंस कैरी आउट करने का काम करेगा। देन असेसमेंट करा जाएगा जो भी हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस है उसका। देन असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क, जो भी कंप्लायंस रिस्क है उसको हम असेस करेंगे, अगर है तो कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और क्रिटिकल तो नहीं है, मीडियम तो नहीं है, लो तो नहीं है, हाई तो नहीं है, वो वाली चीज इसके अंदर आ जाएगी। देन कंप्लायंस एक्शन रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग जो है वो कर रहे हो कंसर्न पर्सन को, तो ये आपको पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट, असेसमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस, असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क एंड कंप्लायंस एक्शन रिपोर्टिंग। देन ये क्वेश्चन अलर्ट जो है वो मैंने दिए हुए अलग अलग उसको लेकर के, तो ये आप एक बार जरूर रीड कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देन उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से पढ़ो कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या वो आपसे जो प्रोसेस है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क की उसके स्टेप्स पूछ रहे हैं, या वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हमको सेटअप करना है कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो क्या प्रोसेसेस और स्टेजेस को फॉलो करना है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तब। सबसे पहले कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करा जाएगा, अगेन वही चीज है कि आइडेंटिफाई करना, वेरियस एक्ट्स, लेजिस्लेशन और कंप्लायंसेस बहुत बार पढ़ लिया यार। लीगल टीम कैरी आउट करेगी जो ये प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन की, एंड दिस इज डन इन कंसल्टेशन विद दी अलग अलग जो फंक्शनल हेड्स है, फाइनेंस का जो हेड है उसके साथ, प्रोडक्शन वाले के साथ, परचेज वाले के साथ, सबके साथ अलग अलग जो है बैठ करके उनसे कंसल्ट करके और फिर हम ये चीज जो है करते हैं, ठीक है। देन कंप्लायंस ओनरशिप की बात आ जाएगी इसमें। कंप्लायंस ओनर वो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लायंसेस के लिए, फंक्शन वाइज और इंडिविजुअल वाइज दोनों तरीके से हम इस कंप्लायंस ओनर को जो है क्या करेंगे, डेजिग्नेट कर देंगे, ठीक है, कि फंक्शन वाइज यानी कि फाइनेंस फंक्शन वाइज, प्रोडक्शन वाइज, मार्केटिंग वाइज, एंड इंडिविजुअल वाइज यानी कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो इस चीज के कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मार्केटिंग फंक्शन भी है तो मार्केटिंग फंक्शन में आपने एक बंदा बिठा दिया, बट उस एक बंदे के नीचे आपने और दो तीन लोग बिठाए, जिसमें एक जो है वो सर्टेन कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कुछ और सेट ऑफ कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इंडिविजुअलाइज इसके अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनरशिप की, प्राइमरी ओनर कौन होगा और सेकेंडरी ओनर कौन होगा। तो मतलब बेसिकली प्राइमरी ओनर का मतलब क्या हो गया, जो पहला व्यक्ति है, और अगर पहले व्यक्ति ने किसी और को डेलीगेट कर दिया तो वो सेकेंडरी ओनर बन जाएगा। प्राइमरी ओनर जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस, जैसे सेक्रेटरियल ऑफिसर एग्जांपल के लिए, और सेकेंडरी ओनर का मतलब जो सुपरवाइजर है प्राइमरी ओनर का, जो सुपरवाइज कर रहा है कंप्लायंस को। जैसे कि सेक्रेटरियल ऑफिसर अगर प्राइमरी हो गया जो एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है कंप्लायंस को, तो जो ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, क्योंकि वो सुपरवाइज कर रहा है किसको, जो प्राइमरी ओनर है उसको। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। देन कंप्लायंस अवेयरनेस, इसके अंदर क्या आ गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल कंप्लायंस मैनेजमेंट। आप इसमें लीगल कंप्लायंस मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करोगे एंड अवेयरनेस लेकर के आओगे, अलग अलग लीगल कंप्लायंसेस जो है उनको लेकर के किसको बताएंगे, यार जाकर के जो रिस्पॉन्सिबल है उनको बताएंगे कि क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस है जो कंपनी को करनी है। देन एसेंशियल है क्योंकि ये मदद करता है टू मेक कंप्लायंस ओनर्स फुल्ली अवेयर ऑफ द लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट। क्यों कंप्लायंस अवेयरनेस जरूरी है, जिससे जो भी ओनर है उसको पता हो, कंप्लायंस ओनर को, कि आखिर करना क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है रेगुलेटरी, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो इससे क्या चीज एक्सपेक्टेड है वो इससे उनको पता रहेगी, तो वो ऑब्वियसली पता होगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से कैरी आउट कर पाएंगे। एंड लास्ट में दिस कुड बी डन इन द फॉर्म ऑफ मीटिंग या ट्रेनिंग। कैसे आप अवेयरनेस लेकर के आ सकते हो, मीटिंग्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, ठीक है, मैनुअल वगैरह आप दे सकते हो जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देन कंप्लायंस रिपोर्टिंग, इसके अंदर स्टेटस ऑफ कंप्लायंसेस और नॉन कंप्लायंसेस कम्युनिकेट करा जाता है कंसर्न पर्सन को। ये एनुअली करा जाता है बाय द कंप्लायंस ऑफिसर, बट ये जरूरी नहीं है कि एनुअली ही करा जाए, ठीक है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है बट ऐसा जरूरी नहीं है। एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस एंश्योर्स की एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन जो है वो लिया जाए बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, चार चीजें हैं यार, ठीक है यार, कि क्या है, क्या क्या स्टेप्स होती है इन द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो कंफ्यूज मत होना। कंप्लायंस का आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस ओनरशिप, देन कंप्लायंस अवेयरनेस एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग, ठीक है। देन क्या क्या स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये अलग पॉइंट्स हैं, तो आपको तीनों के बीच में क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जिससे आप सही लिख करके आ सको।
सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और इवैल्यूएट करना क्या क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है। पहली स्टेप तो यही है ऑलमोस्ट सबके अंदर की कंप्लायंस ऑब्लिगेशन आखिर क्या है, आप उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। देन मिटिगेट करना कंप्लायंस रिस्क को, इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग नीड्स को, एंड मैनेजिंग दी नॉन कंप्लायंस एंड वर्किंग ऑन कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो भी नॉन कंप्लायंस है उसको मैनेज करना, और अगर कुछ ना कुछ लाइक आपको पता चल गया कि यार ये गैप है तो उसको फिल कर देना और फिर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहना, जिससे आगे चल करके जो भी नॉन कंप्लायंसेस वगैरह उसको हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है, क्वेश्चन अलर्ट आप जो एक बार देख लोगे। नेक्स्ट अब आपको दिया है कि कैसे कंप्लायंस मैनेजमेंट वर्क करता है लीगल डिपार्टमेंट में। तो इसके अंदर लीगल डिपार्टमेंट बेसिकली क्या क्या काम करता है वो आपको बताया हुआ है। तो वो मॉनिटर करने का काम करता है कंप्लायंसेस को अक्रॉस ऑल दी एंटिटीज लोकेशन एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्टेजेस पर कंप्लायंस का फंक्शन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करा जा रहा है, प्रॉपर्ली करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा। देन एक्सपायरी डेट्स वगैरह ट्रैक करना, जितने भी आपके एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनको रिन्यू करवाने की जरूरत है, बिकॉज एक्सपायरी के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिएबल नहीं होंगे। देन फैसिलिटेट्स इजी मैनेजमेंट ऑफ लिटिगेशन डेट्स डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है, यानी जो भी आपके केसेस हैं उसकी डेट कब है, कब वो केस होने वाला है, उससे रिलेटेड पेपर वर्क जो है, उससे रिलेटेड जो ऑर्डर कोर्ट वगैरह ने या ट्रिब्यूनल वगैरह ने पास करा है उसको एक जगह जो है कोलेट करके रखना। उसका जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लिटिगेशन वो क्रिएट करके रखना, वो सारी चीजें कौन करेगा, लीगल डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। इन लास्ट में जो भी अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपने पॉलिसी बनाई, या आर्काइवल पॉलिसी आपने बनाई कि आर्काइव में रखेंगे डॉक्यूमेंट्स को जो कि यूज में नहीं है, तो वो पॉलिसीज जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो करी जा रही है, इंप्लीमेंट करी जा रही है, नहीं करी जा रही है, वो देखने का भी काम किसका है, लीगल डिपार्टमेंट का है। उसके बाद ये बॉक्स आप एक बार रीड कर लेना, बी माइंडफुल वाला। ठीक है, देन उसके बाद दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अलग अलग क्या क्या कंप्लायंसेस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। देन एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को और उन कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस के इम्प्लीकेशंस को। इम्प्लीकेशंस यानी कि अगर हमने कंप्लायंस नहीं करा तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमको फेस करने पड़ सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्लायंसेस सीएस जो है उसको खुद को फैमिलियर करना है किन किन चीजों से। सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, देन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का अगर केस है तो, ठीक है, मेनली अगर मैन्युफैक्चरिंग का केस है तो डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। देन ये तीनों चीजें जो है ये समझना बहुत जरूरी है जब आप कंप्लायंसेस क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो। देन कंप्लायंस चार्ट जो होता है उसके अंदर एप्लीकेबल लॉज वगैरह जो है वो अप टू डेट रखने की जरूरत है। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं, रेफरेंस होता है कंप्लायंस चार्ट के अंदर जितने भी आपके लॉज है, चाहे वो लोकल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, रेगुलेशंस हो, स्टैंडर्ड्स हो, सबका। देन कंपनी को कम्युनिकेट करना है कंप्लायंस एग्जीक्यूटर को what he should or should not do for performing any compliance requirement, because compliance executor कौन है, जो एक्चुअली में compliance कैरी आउट करने वाला है, तो उसको बताएंगे कि क्या चीज तुझे करनी है और क्या चीज तुझे नहीं करनी जब तू compliance requirement कैरी आउट कर रहा है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है लोकल लॉज के बीच में और पॉलिसीज के बीच में जो कंपनी ने इशू करी है, ठीक है, यानी लोकल लॉ के अंदर कुछ और लिखा है और जो कंपनी ने पॉलिसी बनाई है उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उसके अंदर कुछ और लिखा है, तो जिसके अंदर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस वो क्या होगा, प्रिवेल होगा। तो अगर लोकल लॉ के अंदर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है तो वो फॉलो करना है, पॉलिसी के अंदर अगर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है तो वो फॉलो करना है। देन सोर्सेस क्या क्या है ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन या रिक्वायरमेंट्स कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो वो सोर्सेज आपको यहाँ पे बताएं, 13 सोर्सेज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इस पे आपको एक दूसरे तरीके से भी सवाल आ सकता है कि एक पर्टिकुलर सोर्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। यानी अगर हम देखें कि इंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड अदर की स्टाफ इन डिविजन्स, तो इससे आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड अदर की स्टाफ इन डिविजन्स, यानी कि बातचीत करना मैनेजमेंट के साथ में, या जो डिविजन्स हैं अलग अलग उसमें जो भी की स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, जो की स्टाफ का मतलब हो गया बेसिकली वो स्टाफ जो कि लीड कर रहा है उस डिवीजन को, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी जानकारी होती है कि हम क्या काम कर रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स का जो है ध्यान रखना जरूरी है। देन उसके बाद लॉज एंड रेगुलेशंस देखेंगे, परमिट्स लाइसेंसेस और अदर फॉर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन, ऑर्डर रूल्स और गाइडेंस जो कि रेगुलेटरी एजेंसीज ने इशू करें, judgments of courts or administrative tribunals, treaties, conventions and protocols, internal policies and procedures, voluntary principles और courts of practice, कमेंट्री जो कि पब्लिक डोमेन से सोर्स करी जाएगी। ठीक है, कमेंट्री का मतलब जो भी पर्टिकुलर लॉ है उसका एनालिसिस और उस एनालिसिस की मदद से ये अंडरस्टैंड करना कि क्या वो एप्लीकेबल होगा हमारे इसमें या नहीं होगा। ठीक है, देन मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स का अगर आप पार्ट, तो वहां पे आपको पता चल ही जाता है कि कौन सा नया रूल आ रहा है, रेगुलेशन आ रही है, या कोई नया अगर कुछ स्टैंडर्ड इशू हुआ है, तो वो सारी चीज।
देन सब्सक्रिप्शंस टू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, जैसे न्यूज़लेटर वगैरह का आपने ले लिया कि लीगल न्यूज़लेटर है अगर कोई, तो उसका आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वो आपको वीकली बेसिस पे अपडेट्स दे सकता है, तो इस तरीके की चीज। देन अटेंडिंग इंडस्ट्री फोरम्स एंड सेमिनार्स, अलग अलग होते रहते हैं सेमिनार्स, ठीक है, जो भी नए नए आपके लॉज वगैरह आते रहते हैं या जो एक्जिस्टिंग भी होते हैं, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो अटेंड करना। एंड देन मॉनिटरिंग दी रेगुलेटर्स, ठीक है, रेगुलेटर्स जो भी अलग अलग, जैसे आरबीआई की वेबसाइट हो गई, सेबी की वेबसाइट हो गई, ट्राई की हो गई, देन एडा की हो गई, तो इन सबकी जो भी वेबसाइट्स है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन सर्कुलर्स वगैरह और ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपके 13 सोर्सेस हैं ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एक बार फिर से बता दो ये 13 सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये आपको जो है इस पे क्वेश्चन बन करके आ सकता है। सबसे पहले एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड अदर की स्टाफ इन डिविजंस, देन लॉज एंड रेगुलेशंस, परमिट्स, लाइसेंसेस और अदर फॉर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन, ऑर्डर्स, रूल्स और गाइडेंस जो कि रेगुलेटरी एजेंसीज ने इशू करे हैं, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, वॉलेंट्री प्रिंसिपल्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, कमेंट्री जो कि सोर्स करी गई है पब्लिक डोमेन से, membership of professional groups, subscription to relevant information services, attending industry forums and seminars, and monitoring the regulators, जो भी वेबसाइट है, मेलिंग लिस्ट है, मीटिंग्स, मीडिया, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाएगी। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना है विद फॉलोइंग लॉज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, किस तरीके का काम आप करते हो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा लॉ जो है उससे आपको कंप्लायंस करना है, बट मेनली ये लॉज जो है वो होते हैं। एक हो गया लेबर लॉज, देन फिजिकल या टैक्स लॉज, pollution environmental related laws, securities laws, commercial laws including IPR, industry specified laws, corporate and economic laws, साइबर लॉज जिनको कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ भी बोलते हैं, एंड बाकी सारे लॉज जो अफेक्ट करते हैं कंपनी को डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री और एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेट जो लॉज होते हैं वो भी आ जाएंगे, स्टेट स्पेसिफिक जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो भी आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये केस लॉ दिया हुआ है सिद्धार्थ गुप्ता वर्सेस द दिल्ली गोल्फ क्लब लिमिटेड एंड अनादर का। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर अपीलेंट ने एक्वायर करा दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप, देन अपीलेंट गॉट टू नो कि रेजोल्यूशन पास करा गया है एजीएम के अंदर, एंड उसकी जो मेंबरशिप है उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अपीलेंट ने फाइल करी पेटिशन अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इन द दिल्ली हाई कोर्ट। डिसीजन क्या आया, मेंबरशिप कैंसिल करी जा सकती है ओनली आफ्टर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो नहीं करा गया, क्योंकि कोई भी नोटिस जो है वो नहीं दिया गया था, जो आपका अपीलेंट है उसको ना ही कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई थी अपीलेंट को। एक्सपल्जन प्रोविजंस जो एमओए और एओए के अंदर लिखे थे वो फॉलो नहीं करे गए, ठीक है। कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि क्लब को क्या करना पड़ेगा, उसका जो डिसीजन है वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, बिकॉज वो ये बता रहे हैं कि आपको जो भी लीगल एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है या डिसीजन मेकिंग जो है करनी है। अगर उसके बियॉन्ड जाकर के आप करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज सही नहीं मानी जाएगी, और कोर्ट ने उसको क्या कर दिया यहाँ पर, रिवर्स कर दिया, ठीक है। इसका रेलेवेंस यहाँ पर इस तरीके से है। देन केस स्टडी ऑफ क्लाउडटेल, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर फाइन लगाया गया था 1 लाख रुपए का क्लाउडटेल इंडिया पर फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय सेलिंग द डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इन वायलेशन ऑफ द मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स। ये देखो स्टैंडर्ड का एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएगा, जो कि किसमें प्रिस्क्राइब्ड है, डोमेस्टिक प्रेशर कुकर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 के अंदर एंड कंज्यूमर राइट्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो करी है और आपने एक स्टैंडर्ड का वायलेशन करा है, और क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या करा गया, फाइन लगाया या। तो ये क्यों रेलेवेंट है यहाँ पर, बिकॉज जो अभी हम ऊपर पढ़ गए कि ये सारे लॉस से आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, या कोई स्टैंडर्ड है, कोई भी आप बिजनेस या एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो उसके बेसिस पे कोई लॉ आपके ऊपर या स्टैंडर्ड आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट बेसिस फॉर कंप्लायंस मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या बोला है कि रिस्क असेसमेंट जो है वो करा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन द बिजनेस प्रोफाइल, यानी ऐसा बिजनेस का एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, तो नई नई रिस्क आपकी इमर्ज होती रहती है, ठीक है। अब जैसे जैसे नई नई रिस्क सामने आती जा रही है आपको क्या करना है, उसको असेस करते रहना है। तो इसीलिए रिस्क असेसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, लगातार चलती रहती है। हम असेस करते जाते हैं, कभी किसी रिस्क का लाइक्लीहुड कम होता है तो कभी उसी रिस्क का लाइक्लीहुड बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज द चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। देन इट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ पोटेंशियल नॉन कंप्लायंसेस, कौन कौन से ऐसे एरिया है जिसमें नॉन कंप्लायंस होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम रिस्क को रेट करेंगे, जो मैंने बताया था आपको कि लाइक्लीहुड और सेवेरिटी के बेसिस पे, ठीक है। देन असेसिंग द आउटकम्स टू फाइंड द नीड फॉर ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, डिटेल्ड रिव्यूज एंड करेक्टिव स्टेप्स। अब जो भी रेट करने के बाद में हमको पता चलेगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रेनिंग देने की जरूरत है या नहीं है, मॉनिटरिंग अगर करनी है तो किस एक्सटेंट तक करनी है। देन उसके बाद इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, क्या करंट जो हमारे इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिव है, जो भी रिस्क अराइज हो सकते हैं उससे डील करने के लिए, डिटेल रिव्यू करना रिस्क का, एंड देन करेक्टिव स्टेप्स जो है वो लेना। तो ये सारी चीज इसमें आ जाएगी।
अब जब आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, इनहेरेंट रिस्क का मतलब जब आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, तब जो रिस्क का लेवल होता है वो होता है इनहेरेंट रिस्क लेवल, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी को कंसिडर करना है ये फॉलोइंग रिस्क ड्राइवर्स, ठीक है, ये जो आपको अलग अलग रिस्क ड्राइवर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये चीज करी जाएगी। तो चार है यहाँ पर, लीगल इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट, बिजनेस इफेक्ट और रेपुटेशनल इफेक्ट, ठीक है, ये रिस्क ड्राइवर्स को क्या करा जाएगा, कंसिडर करा जाएगा। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये ध्यान से करोगे कि जब भी इनहेरेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करा जा रहा है, कंपनी को ये सब रिस्क ड्राइवर को कंसिडर करना है। सबसे पहले लीगल इफेक्ट क्या आएगा ये देखेंगे हम, यानी नॉन कंप्लायंसेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके कारण क्या हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके ऑफिसर्स, जैसे पेनल्टी हो गया, फाइन हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, डिबार करा जा सकता है। ये डिबार हम यूजुअली जो भी सेबी रेगुलेशंस होती है उसमें ज्यादा सुनते हैं कि आपको कैपिटल मार्केट एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा, आपको डिबार कर दिया जाएगा, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, या फिर सीजिंग द प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स को सीज भी करा जा सकता है। तो लीगल इफेक्ट क्या आएगा ये आपको देखना है उस इनहेरेंट रिस्क का बेसिकली, ठीक है। देन फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आएगा, लो शेयर प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शेयर प्राइसेस गिर सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू गिर सकता है, प्रॉफिट गिर सकता है। देन ये लिखा है ना, लो रेवेन्यूज, ऑल्सो लोवरिंग द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ट्रस्ट जो इन्वेस्टर्स का वो भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। बिजनेस इफेक्ट क्या आएगा, शट डाउन ऑफ द फैक्ट्रीज कैन अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड रेपुटेशनल इफेक्ट में कस्टमर का कॉन्फिडेंस अगर कम हो जाता है, बैड मीडिया और सोशल डिस्कशन कैन टार्निश द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी वो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, उसको हम इन चारों इफेक्ट के बेसिस पर असेस करेंगे कि ये इनहेरेंट रिस्क, एक पर्टिकुलर इनहेरेंट रिस्क का इन चारों इफेक्ट को जब हम कंसिडर करें तो क्या इंपैक्ट बनता है। तो जिस भी इनहेरेंट रिस्क का इंपैक्ट ज्यादा बनेगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देन रिस्क असेसमेंट जो प्रोसेस है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में कंपनी आइडेंटिफाई करती है इनहेरेंट रिस्क ऑफ ईच ऑब्लिगेशन, हर एक ऑब्लिगेशन की इनहेरेंट रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और हमने पहले भी पढ़ाई है कि हम उसको कैटेगराइज करते हैं कैसे, क्रिटिकल, हाई, मीडियम और लो वाली कैटेगरी में। देन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम जो भी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है वो चूज करी जाती है। मैंने तब भी बोला था ये कि अगर कोई इनहेरेंट रिस्क क्रिटिकल है तो उसके लिए अलग रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, अगर कोई इनहेरेंट रिस्क मीडियम के अंदर कवर है तो उसके लिए अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आउटकम, डिपेंडिंग ऑन दैट कैटेगराइजेशन, हम जो रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी है वो चूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें बोला है टू टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट जो कि परफॉर्म कर सकती है कंपनी। सबसे पहले हाई लेवल रिस्क असेसमेंट और एक है डिटेल रिस्क असेसमेंट। और हाई लेवल रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो आप फॉलो कर रहे हो, एंड दूसरा डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट के रिजल्ट्स, ठीक है, ये जो डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट होगा इसके रिजल्ट्स। ऑल्सो जब आप हाई लेवल रिस्क असेसमेंट कर रहे हो तो जो भी करंट और एंटिसिपेटेड क्रिटिकल एंड हाई कंप्लायंस रिस्क है उसको क्या करना है, कंसिडर करना है। देन रिपोर्ट्स फ्रॉम द डिटेल्ड एंड हाई लेवल रिस्क असेसमेंट मस्ट इंक्लूड, ठीक है, जो रिपोर्ट बनाई जाएगी ये सब असेसमेंट करने के बाद में, उसमें हम इंक्लूड करेंगे क्या चीज, जो भी की कंप्लायंस रिस्क है वो अलोंग विद द एग्जिस्टिंग एंड अप्रूव्ड रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज। देन असेसमेंट रिपोर्ट मस्ट बी डिस्कस्ड एंड साइंड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर जो कि कंपनी फॉलो कर रही है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स जो है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्क असेसमेंट। अब क्या 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 कर सकते हो, रिस्क असेसमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, तो डेस्क असेसमेंट कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं जो भी कंसर्न पर्सनल है उसके साथ में, वर्कशॉप्स वगैरह जो है अरेंज कर सकते हैं। ऑल्सो जो भी आप रिस्क असेसमेंट की टेक्निक वगैरह डिसाइड करते हो फॉलो करने के लिए, आपको मेक श्योर करना है कि वो अलाइंड हो विद द रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी। यानी ऐसा ही नहीं होगा कि यार बस आपने ऐसे ही हवा में डिसाइड कर लिया कि चलो ये रिस्क असेसमेंट की टेक्निक जो उसका यूज करते हैं, नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप असेसमेंट की टेक्निक यूज करने वाले हो, ठीक है, उसकी मदद से आप एक्चुअली में वो रिस्क जो है, ठीक है, जो कंपनी फेस कर सकती है, पोटेंशियल रिस्क, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ, या आइडेंटिफाई नहीं बोलूंगा, आप ये पता कर सको कि वो कितनी ज्यादा लाइक्लीहुड क्या है उसका होने का, बिकॉज आइडेंटिफाई तो आप पहले ही कर लेते हो, तो क्या लाइक्लीहुड है उसके होने का एंड सेवेरिटी क्या है उसकी, ठीक है, कितना नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है, वो आप पता कर सको। उस तरीके की रिस्क असेसमेंट की टेक्निक जो है आपको चूज करनी है। नेक्स्ट अब आपको दिया इलस्ट्रेशंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क असेसमेंट। इसके अंदर अलग अलग कंपनीज किस तरीके से रिस्क असेस करती है, क्या क्या अप्रोचेस फॉलो करती है, वो आपको बेसिकली बताया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। इसमें बोला है टॉप डाउन अप्रोच टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ये लोग फॉलो करते हैं। टॉप डाउन का मतलब होता है सबसे पहले आप इंडस्ट्री जो है उसको समझते हो, देन उसके बाद फिर कंपनी स्पेसिफिक हो जाते हो, देन उसके बाद फिर एक्टिविटी स्पेसिफिक हो जाते हो। तो सबसे पहले इंडस्ट्री, देन उसके बाद कंपनी, एंड देन उसके बाद एक्टिविटी स्पेसिफिक, एंड देन फिर उसके अंदर भी फंक्शन स्पेसिफिक आप हो सकते हो। तो ये होता है टॉप डाउन, ठीक है। उसके बाद रिस्क सर्वेज वगैरह जो है वो कंडक्ट करे जाते हैं। देन
टॉप रिस्क वर्कशॉप एंड बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, जो टॉप डाउन है उसका उल्टा। तो सबसे पहले आप एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो, देन फिर उसके बाद में जो भी आपका कंपनी है उसके ऊपर, या ऐसा बोल दो एक्टिविटी देन डिपार्टमेंट देन कंपनी देन उसके बाद इंडस्ट्री। ठीक है। So top risk workshop and bottom up approach, which includes risk registers and scenario analysis, strategic risk assessment, risk appetite framework including risk matrix and tolerance limits, risk tolerate करने की कितनी आपकी लिमिटेड है। देन वेंडर रिस्क असेसमेंट जो है वो होगा जो भी मटेरियल वेंडर्स है, मटेरियल वेंडर्स यानी कि जिनके साथ हमारा ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है या फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन होता है, तो ये मटेरियल किसको बोला जाएगा, ये भी कंपनी खुद ही डिसाइड करती है। सो जो भी वो मटेरियल वेंडर्स होंगे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो भी वेंडर्स हैं सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनका भी रिस्क असेसमेंट करा जाएगा एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग एंड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, जब उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तब भी, और जब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिन्यू करेंगे उनके साथ तब भी। ठीक है। देन रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का जो है यूज करा जाता है फॉर सेफ्टी ऑफ दी ब्रांचेस। तो आप बेसिकली ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि आपको केस स्टडी दी जा सकती है एक, और उसमें आपको पूछा जा सकता है कि अब आप कंपनी को सजेस्ट करो कि वो क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं जिससे कि वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्क का जो असेसमेंट है वो कर सके। तो आप यहां से उठा करके लिख सकते हैं। ठीक है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड के अंदर क्या होता है, आइडेंटिफाइड रिस्क को मैप करा जाता है टू द की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट कमिटी जो है, ठीक है, वो डिस्कशंस करती है किस चीज को लेकर के डिस्कशंस करते हैं मैनेजमेंट कमिटी में जो लोग हैं वो, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल एंड कंपनी लेवल रिस्क। देन क्लियरली ओनरशिप जो है रिस्क की और मिटिगेशन एक्शन की वो डिफाइन कर दी जाती है अलॉन्ग विद द डिटेल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। विप्रो लिमिटेड में कैसे होता है, इन्होंने एक ईआरएम फ्रेमवर्क जो है वो बना करके रखा है, रिस्क एंड गवर्नेंस कमेटी बना करके रखी है, मल्टी लेयर्ड रिस्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने तैयार करके रखा है अक्रॉस दी एंटरप्राइज। एंड डीजीक्यू करके एक इनका सेंट्रल ट्रैकर है सभी ऑडिट्स के लिए जिसका ये यूज करते हैं, जिससे इनको इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर जो है मिल जाती है। तो ये आप जो है लिख करके आ सकते हो कि इस तरीके की चीजें कोई भी कंपनी कर सकती है जिससे वो अच्छे तरीके से रिस्क का असेसमेंट कर सके। उसके बाद कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैपिंग या एलोकेशन। इसमें क्या बोला है कि कंप्लायंस मॉनिटरिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क का, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे हम समझ पाते हैं, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क को सही तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है या नहीं करा गया है, एंड वेदर इट इज प्रैक्टिकेबल रिस्पॉन्सिव एंड सुटेबल फॉर द कंपनी। यानी कंपनी जिस तरीके की है, कंपनी जिस तरीके का काम करती है, कंपनी को ध्यान में रखते हुए वो जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसको सेटअप करा गया, स्टैब्लिश करा गया या नहीं करा गया, वो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए या नहीं है। तो ये हमको पता चलता है किससे, जब आप कंप्लायंस को क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। अगर बार बार लैप्सेस हो रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार चीजें सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो कंपनी के फेवर में चीज काम नहीं कर रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन मतलब क्या इसका, कि आप ओवरसाइट कर रहे हो कंपनी के ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज को बोथ इन लाइट ऑफ लोकल एंड बाइंडिंग क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशंस एंड द कंपनीज लोकल एंड ग्लोबल पॉलिसीज प्रोसीजर एंड एथिकल रूल्स की। कंपनी ने जो भी चीजें अपने लिए बना रखी है या जो लीगल जो भी चीजें हैं, जो भी काम कंपनी करती है उसको लेकर के उसके अकॉर्डिंग ही काम जो है वो चल रहा है, ऑपरेशन या एक्टिविटीज चल रही है या नहीं चल रही है। पॉइंट उसमें बोला है कि जो इफेक्टिवनेस है रिस्क असेसमेंट की और मॉनिटरिंग, ये रिव्यू करा जाना चाहिए पेरियोडिकली, यानी रेगुलर इंटरवल्स पे, टू एंश्योर कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क रेलेवेंट हो। इवन जो भी बिजनेस कंडीशंस चेंज हो रही है उसके बाद भी, तो बिजनेस कंडीशंस तो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेंगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही रहेगा। ठीक है। लेकिन जब उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो क्या उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी चेंजेस लेकर के आ रहे हो या नहीं लेकर के आ रहे हो। ठीक है। तो वो मेक श्योर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए रिस्क असेसमेंट हमारा इफेक्टिव है नहीं, बिकॉज बाहर कोई चेंज आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, नई रिस्क अराइज हो गई, हो सकता है उसको असेस करने के लिए हमको कोई और रिस्क असेसमेंट की टेक्निक का यूज करना हो एज कम्पेयर टू जो करंट कंपनी यूज कर रही है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है जिससे इफेक्टिवनेस उस कंप्लायंस फ्रेमवर्क की क्या करी जा सके, पता करी जा सके, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें चेंजेस करे जा सके। देन जो रोल है अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फॉर कंप्लायंस ओनरशिप। ठीक है। कंप्लायंस ओनरशिप को लेकर के, ये तो हमने पढ़ा था कि कंप्लायंस ओनरशिप मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लायंस के लिए, प्राइमरी ओनर, सेकेंडरी ओनर। ठीक है। प्राइमरी ओनर में सेक्रेटेरियल ऑफिसर की बात हुई थी, सेकेंडरी ओनर में ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी की बात हुई थी। तो कंप्लायंस ओनरशिप को लेकर के अलग अलग जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनका क्या बेसिकली रोल है, ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है, अंडरस्टैंडिंग दी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस एंड रीसेंट चेंजेस, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को अप्रूव करना, एंड एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि वो कंप्लायंस करे टाइमली मैनर में। ठीक है। तीन चीजें। सबसे पहले तो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस और रीसेंट चेंजेस को अंडरस्टैंड करना,
सेकंड अप्रूवल ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, एंड थर्ड मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को कि वो टाइमली मैनर में कंप्लायंस करें। लीगल सेल जो है उसका क्या काम है, आइडेंटिफाई करना न्यू और चेंज रेलेवेंट लोकल लॉज रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेशन करना राइटिंग में कंप्लायंस ओनर और एग्जीक्यूटर को कि क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं आए हैं, रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की अब जो चेंजेस आए हैं उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम पॉलिसी या प्रोसीजर बना हुआ है वो इफेक्टिव है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या चीज बदल करके उसको इफेक्टिव फिर से बनाया जा सकता है या फिर से रेलेवेंट बनाया जा सकता है। देन रिजोल्यूशन ऑफ डाउट्स एंड क्लैरिटी इन डायरेक्शंस एंड पेरियोडिकल रिव्यू एंड असेसमेंट। देन सीनियर मैनेजमेंट एंड फंक्शनल हेड्स का क्या काम होगा, एनालिसिस और रिसर्च करना रेगुलेटरी चेंजेस पर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जब पॉलिसी प्रोसीजर बनाई जा रही है तो फॉर्मेशन में ये लोग इन्वॉल्व होंगे। देन मोटिवेटिंग दी कंप्लायंस ऑफिसर की वो टाइमली मैनर में कंप्लायंस करे, गाइड करना कंप्लायंस ऑफिसर को इन डूइंग दी कंप्लायंस, ट्रैकिंग दी कंप्लायंस चार्ट, रिस्क एस्केलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर रिस्क आइडेंटिफाई होती है तो उसको एस्केलेट करना यानी ऊपर जो आपके सीनियर बैठे हुए हैं उनको इन्फॉर्म करना। एंड देन कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो उसको किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, खत्म करा जा सकता है, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। कंप्लायंस ऑफिसर और सबऑर्डिनेट स्टाफ का क्या काम है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को एक्चुअली में परफॉर्म करना, अपडेटिंग दी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस इनटू दी कंप्लायंस चार्ट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड इंटीमेशन, रिस्क अगर आइडेंटिफाई हो गई तो इंटीमेट करना जो भी कंसर्न पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी तरफ एक्शन लेने के लिए। एंड देन लास्ट में कन्फ्लिक्ट का इंटीमेशन, यानी अगर कन्फ्लिक्ट पता चल जाता है कि अराइज हुआ है तो उसको बताना कि क्या कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। ठीक है, रेजोल्यूशन का काम किसका होगा, जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब आपको दिया हुआ है स्केलेशन एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या बोला है कि कंप्लायंस रिपोर्टिंग जो है उसकी मदद से मैनेजमेंट और जो कंप्लायंस फंक्शन है, ठीक है, वो असेस कर पाते हैं कि कंप्लायंस रिस्क एक्सीड तो नहीं कर रही है रिस्क एपेटाइट को ऑफ द कंपनी, जितनी रिस्क हम झेल सकते हैं कहीं उससे ज्यादा रिस्क तो हम फेस नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप कोई रिस्क है जिसको झेल नहीं सकते हो और आप फेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हैवी नुकसान जो है कंपनी का हो सकता है। तो रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही वो रिस्क जो है हम फेस कर रहे हैं ना, बियॉन्ड तो नहीं जा रहे हैं। और अगर बियॉन्ड जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वो रिस्क को कंप्लीटली आप एलिमिनेट करो या फिर रिस्क एपेटाइट अपनी क्या करो, बढ़ाओ। ठीक है, तो वो दोनों चीजें करने के लिए आपको कंप्लायंस रिपोर्टिंग करना जो है वो बहुत जरूरी है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग मदद करता है मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस फंक्शन को ये असेस करने में कि कंप्लायंस रिस्क एपेटाइट को तो एक्सीड नहीं कर रही है ना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट अलाउज फॉर कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल कंप्लायंस रिस्क, क्योंकि आपने रिपोर्टिंग कर दिया, आपने बता दिया, तो उस पर बैठ करके अब क्या हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है जो भी पर्सनल है उनके बीच में। Then it is the responsibility of the management and the compliance officer to gather the information and analyze and communicate the results, जो कि uh, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे टाइमली डिसीजन जो है वो लिए जा सके। ठीक है, सो एक जो पॉइंट हमने शायद गवर्नेंस के अंदर पढ़ा था ना कि टाइमली मैनर में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल, सही जानकारी सही समय पे मिल जानी चाहिए जिससे डिसीजन लिया जा सके। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसका एनालिसिस करके उसको कम्युनिकेट करें जिससे कि टाइमली डिसीजन लिया जा सके। देन रिपोर्ट शुड बी डिस्कस्ड क्वार्टरली एट द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग, जो भी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी आपने बना रखी है, ठीक है, उसकी मीटिंग में ये डिस्कशंस होंगे क्वार्टरली बेसिस पे। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है, कंप्लायंस रिपोर्ट्स वगैरह, वो डिस्कस होंगी वहां पर। दो तरीके की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, एक होता है साइक्लिकल रिपोर्टिंग जिसके अंदर कंप्लायंस ऑफिसर वर्क करता है क्वार्टरली बेसिस पे विद द मैनेजमेंट एंड अदर रिस्क फंक्शंस टू प्रोवाइड द नॉन फाइनेंशियल रिस्क रिपोर्टिंग। इसमें आप नॉन फाइनेंशियल रिस्क जो है वो रिपोर्ट करते हैं और ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि मटेरियल कंप्लायंस इंसिडेंट्स, यानी कि ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर आप कंप्लाई नहीं कर पाए, नॉन कंप्लायंस हो गया, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सो जो मटेरियल कंप्लायंस इंसिडेंट्स हैं व्हिच हैव इफेक्ट ऑन द कंपनीज इंटीग्रिटी या कैन डैमेज द कंपनीज रेपुटेशन, या जिसके बेसिस पे लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस वगैरह आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, उनको रिपोर्ट करा जाता है एज सून एज सच एन इंसिडेंट टेक्स प्लेस। एंड ये जो इंसिडेंट्स हैं, दीज इंसिडेंट्स नीड टू बी हैंडल्ड थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है ऑब्वियसली उसको फॉलो करके इनको क्या करा जाएगा, हैंडल करा जाएगा, इससे डील करा जाएगा। देन केस स्टडी ऑफ एबीसी लिमिटेड, अ बीएसई लिस्टेड कंपनी। इसमें कंपनी मेड द फॉलोइंग साइक्लिकल रिपोर्टिंग अरेंजमेंट्स। सबसे पहले ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, इसके अंदर सबमिशन करा जाता है क्वार्टरली रिपोर्ट्स का ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्लायंस प्रोग्राम टू द कमिटी। These reports include a high level summary of activities by all the functions undertaking the significant compliance.
एंड सेपरेट रिपोर्ट सबमिट करी जाती है टू द कमिटी फॉर मेजर नॉन कंप्लायंस इंसिडेंट्स और इमर्जिंग कंप्लायंस इश्यूज। तो जो भी नॉन कंप्लायंस के इंसिडेंट्स, इंपॉर्टेंट नॉन कंप्लायंस इंसिडेंट्स हैं या जो भी कंप्लायंस के इश्यूज आइडेंटिफाई करे गए हैं, ठीक है, उसको लेकर के एक सेपरेट रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एनुअल सर्टिफिकेशंस की चीज रखिए कि एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला गया है कि इनको एक एश्योरेंस देना है दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज कंपनी ने कंप्लाई करा है विद द ऑब्लिगेशंस जो कि रेलेवेंट है टू देयर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो जिस भी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस ऑब्लिगेशंस हैं उससे कंपनी ने कंप्लाई कर दिया है, उसको पूरा फुलफिल कर दिया है। तो इस बात का एक सर्टिफिकेशन उनको देना पड़ता है। अच्छा, अगर बाद में सर्टिफिकेशन तो दे दिया, बाद में पता चला कि नहीं हुआ था कंप्लायंस, तो आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। देन उसके बाद एश्योरेंस मैप्स, ठीक है। एश्योरेंस मैप जो है क्या होता है वो मैंने यहाँ पर एक नीचे आपको इमेज जो है दे करके रखी है, तो वो मैं आपको शो कर दूंगा। इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन जो है वो नहीं करूंगा एश्योरेंस मैप के ऊपर, ठीक है, बट ये इमेज देख करके आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो मिल जाएगा। सो एश्योरेंस मैप जो है वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड वे टू आइडेंटिफाई मेन सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एश्योरेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन एश्योरेंस दे रहा है इस पर्टिकुलर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को लेकर के, ठीक है। टू फैसिलिटेट क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एक एश्योरेंस मैपिंग अप्रोच जो है वो अंडरटेक करी जाती है। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करी जाती है। रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट कंप्लायंस इश्यूज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ मस्ट बी अंडरटेकन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, यानी आप रेगुलेटर को इन्फॉर्म करते हो, बताते हो, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो। यहाँ क्वेश्चन अलर्ट जो है वो एक बार देख लेना, बिकॉज जो भी हमने ऊपर साइक्लिकल रिपोर्टिंग को लेकर के अरेंजमेंट्स पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। देन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग सिस्टम, इसमें ब्रीफ प्रोसेस आपको बताइए कंप्लायंस रिपोर्टिंग की। सबसे पहले रिपोर्टिंग बाय द फंक्शनल हेड्स ऑन एरियाज फॉर विच दे हैव द कंप्लायंस ओनरशिप, जैसे कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो रिपोर्ट करेगा वेरियस फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन लॉस को लेकर के। जो हेड ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस। देन उसके बाद कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस यूनिट्स लोकेशंस बाय ईच ऑफ द फंक्शनल हेड्स, एंड उसको क्या कर दिया जाएगा, एक रिपोर्ट के फॉर्म में कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। देन रिपोर्ट शेल कैरी एन अफर्मेशन फ्रॉम द फंक्शनल हेड्स की सेड रिपोर्ट जो है उसको प्रिपेयर करा गया है बेस्ड ऑन द इनपुट्स जो उनको रिसीव हुए थे वेरियस यूनिट्स और ऑफिसेस से, एंड देन लिस्ट आउट द स्पेसिफिक कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है, एज ऑलरेडी सर्कुलेटेड टू द फंक्शनल हेड्स। तो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिली है उसके बेसिस पे उन्होंने वो प्रिपेयर करा है। ईच ऑफ द फंक्शनल हेड्स विल फॉरवर्ड देयर रिस्पेक्टिव कंप्लायंस रिपोर्ट टू द कंपनी सेक्रेटरी या मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो सीएफओ अपनी रिपोर्ट भेज देगा कंपनी सेक्रेटरी को या मैनेजिंग डायरेक्टर को। पर्सनल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो भी अपनी रिपोर्ट किसको भेज देगा, कंपनी सेक्रेटरी को या मैनेजिंग डायरेक्टर को। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ब्रीफ करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर को इसी रिपोर्ट, इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर के। अपॉन रिसिप्ट ऑफ सुटेबल इनपुट्स फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर कंसोलिडेट और प्रेजेंट करेगा उसके सिग्नेचर करने के बाद में एक कंप्रेहेंसिव कंप्लायंस रिपोर्ट, और किसको ये हम प्रेजेंट करने वाले हैं, किसके सामने हम ये रखने वाले हैं, टू द बोर्ड फॉर इट्स इंफॉर्मेशन एडवाइस एंड नोटिंग, ठीक है ना। सब जो भी बोर्ड मेंबर्स है सबके सामने ये चीज रख दी जाएगी, रिपोर्ट रख दी जाएगी। Then whole process of compliance reporting is contingent on the creation and implementation of comprehensive legal MIS, ठीक है। MIS क्या होता है, किस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन का वर्कफ्लो तैयार करके रखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सही तरीके से अगर काम कर रहा होगा तो यार देखो सही आपको जानकारी मिलेगी, टाइमली जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, अगर आपने वो MIS सही से मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, तो फिर क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो ये पूरा कंप्लायंस रिपोर्टिंग, भाई कंप्लायंस रिपोर्टिंग कितनी इफेक्टिव हो सकती है वो तो डिपेंड इस चीज पे करता है कि हमको डेटा जो मिल रहा है वो सही मिल रहा हो, और वो डेटा तभी सही मिलेगा जब हमारी MIS क्या होगी, अच्छे से हमने उसको इम्प्लीमेंट करके रखा होगा, अच्छे से हम उसको जो है MIS जो हमने बना करके रखा है उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हो सकता है डिस्टॉर्टेड हो या गलत हो, और उसके कारण ओवरऑल कंप्लायंस रिपोर्टिंग क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन, इसके अंदर पर्पस क्या है रिव्यू का। सो इफ द प्लान इज स्टिल नेसेसरी एंड एक्यूरेट, जो भी आपने प्लान बना करके रखा है क्या वो अभी भी नेसेसरी है और क्या वो अभी भी सही है या नहीं है, एज कंपेयर टू कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, इंटरनल एनवायरमेंट में, तो ये आपको इससे पता चल जाएगा अगर आप रिव्यू करते हो तो। देन इफ द प्लान शुड बी कंबाइंड विद अनदर प्लान, और इफ इट शुड बी रिसिंडेड, या तो प्लान को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, या फिर उसके उस प्लान को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और प्लान बनाया जाए, ठीक है, वो आपको पता चलेगा। इफ द प्लान इज अप टू डेट विद द करंट लॉज एंड रेगुलेशंस, करंट लॉज एंड रेगुलेशंस को अगर ध्यान में रखें तो क्या प्लान अप टू डेट है, नहीं इफेक्टिव है। इफ द चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस या क्लैरिटी ऑफ द प्लान, तो रिव्यू करना क्यों जरूरी है,
4 इसके जो है पर्पज है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद कंटेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान के, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या कंटेंट्स होते हैं कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान के। तो जैसे कंटेंट्स हमने कंप्लायंस स्टार्ट के पढ़े थे, वैसे ही ये कंटेंट्स जो है वो भी आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले क्रिटिकल एंड हाई कंप्लायंस रिस्क इसके अंदर आते हैं, ठीक है, फोकसिंग ऑन बोथ इनहेरेंट एंड मैनेज्ड रिस्क लेवल। की कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाएगी। रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू विच कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस या रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है, जिसके भी रिस्पेक्ट मैंने जो भी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में वो कंप्लायंस रिस्क जो है वो अराइज हो सकती है, जिससे वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको बेसिकली वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन करनी है। देन द इम्प्लीमेंटेशन एम्बेडिंग ऑफ द फ्रेमवर्क एंड ऑल द पॉलिसीज इशूड बाय द कॉर्पोरेट कंप्लायंस डिपार्टमेंट। कंप्लायंस विद द लॉज रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स जो कि इंक्लूडेड है चार्ट में, इंक्लूडिंग द कंपनी वैल्यूज एंड दी ऑब्लिगेशंस दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू द कंप्लायंस फंक्शन, जैसे कि कंप्लेंट हैंडलिंग हो गया, प्राइवेसी रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हो गई, तो ये सभी चीज इसके अंदर आ जाएगी। फिर से एक बार ये पॉइंट्स आप बता दो, क्रिटिकल एंड हाई कंप्लायंस रिस्क, ठीक है, दोनों आएंगे इसमें, इनहेरेंट और मैनेज्ड रिस्क लेवल। की कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी जो है वो भी इसके अंदर आएगी। रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन या रिस्क क्या एसोसिएटेड है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क एंड ऑल द पॉलिसीज जो इशू करी गई है बाय द कॉर्पोरेट कंप्लायंस डिपार्टमेंट। कंप्लायंस विद द लॉज रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स जो कि इंक्लूडेड है चार्ट में भी, कौन सा चार्ट है, कंप्लायंस चार्ट, ठीक है। इन द ऑब्लिगेशंस दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू द कंप्लायंस फंक्शन, कौन कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशंस है जो हमने किसको कैरी आउट करने के लिए दे दी है कंप्लायंस फंक्शन को। तो एग्जांपल के लिए कंप्लेंट हैंडलिंग कौन करेगा, जो भी आपका कंप्लायंस फंक्शन है वो करेगा। अब इसमें कंप्लेंट हैंडलिंग में आपका जो इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस होती है वो भी आ जाएंगी। प्राइवेसी रिलेटेड ऑब्लिगेशंस वगैरह का काम किसको दे दिया, कंप्लायंस फंक्शन को, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। देन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मॉनिटरिंग प्लान। अब ये तो कंटेंट्स आपने देख लिया, अब ऐसी क्या चीजें हैं जो उसमें इंक्लूड करना ही करना है आपको मॉनिटरिंग प्लान में। तो सबसे पहले कंसाइज स्टेटमेंट्स जो कि कैप्चर करे रेलेवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को और रिस्क को, ठीक है, जो उन ऑब्लिगेशन से अराइज हो सकती है अगर उन ऑब्लिगेशंस को प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं करा गया। देन बिजनेस प्रोसेसेस जिससे कि वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस लिंक्ड हैं या जिसके ऊपर वो इम्पैक्ट डाल सकती है। स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज फॉर मैनेजिंग दी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, क्या आप रिस्क को कम करने के लिए बेसिकली स्टेप्स जो है वो ले रहे हो या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग यानी ऑनगोइंग ट्रैकिंग एज पार्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रैकिंग यानी ट्रैक करते रहेंगे कि किस तरीके से कंप्लायंस ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल करी जा रही है, और अगर नहीं करी जा रही तो क्यों नहीं करी जा रही है, क्या कारण है। देन सेकंड लाइन मॉनिटरिंग, ठीक है, जिसमें हेल्थ चेक परफॉर्म करेगा कौन, कंप्लायंस फंक्शन। एंड देन थर्ड लाइन एश्योरेंस जिसमें इंडिपेंडेंट रिव्यू परफॉर्म करेगा कौन करेगा यहाँ पर, जो इंटरनल ऑडिटर है, तो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करके हम चेक करेंगे कि चीजें कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग, सेकंड लाइन मॉनिटरिंग एंड देन फिर थर्ड जाकर के एश्योरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग में ऑनगोइंग ट्रैकिंग चलेगी, जो भी आपके काम चल रहा है किस तरीके से चल रहा है। सेकंड लाइन मॉनिटरिंग के अंदर जो आपका कंप्लायंस फंक्शन है, जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो चीजें चेक करेगा, और एश्योरेंस वाली चीज आ गई जब इंटरनल ऑडिटर चीजें चेक करेगा। देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, frequency of tracking and monitoring activities and recipient of the tracking and monitoring reports, किसको वो जानकारी जो है एंड में प्रोवाइड करी जाएगी, वो भी कब कब हम ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, और जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हम कैरी आउट करते हैं, क्या क्या चीजें जो है ट्रैकिंग के लिए यूज हो रही है, मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रही है, यानी उसका मैनर क्या है करने का, वो सब आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कंसाइज स्टेटमेंट्स रेलेवेंट इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को लेकर के, बिजनेस प्रोसेसेस टू विच कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस आर लिंक्ड, स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज, फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग, सेकंड लाइन मॉनिटरिंग एंड थर्ड लाइन एश्योरेंस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये जो भी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग है इसका, फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग एक्टिविटीज की, और रिसिपिएंट जो होगा ट्रैकिंग मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स का। मेथडोलॉजी फॉर एक्सेसिंग द कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी, ठीक है, इसमें रिस्क और कल्चरल असेसमेंट होगा, देन प्रोग्राम को डिजाइन और अपडेट करा जाएगा, पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन एंड देन ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये आपको यहाँ पर नीचे उन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है सारी चीजें। रिस्क और कल्चरल असेसमेंट इसमें क्या होगा, थ्रू एम्प्लॉय सर्वेज इंटरव्यूज एंड डॉक्यूमेंट रिव्यूज कंपनीज कल्चर ऑफ एथिक्स एंड कंप्लायंस एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वैलिडेटेड, कि किस तरीके का कल्चर है या एथिकल प्रिंसिपल्स अराउंड कंप्लायंस किस तरीके के हैं। देन पर्पस जो है इस असेसमेंट का, पर्पस ऑफ दिस असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई द गैप्स, ठीक है, गैप्स आइडेंटिफाई करना बिटवीन कंपनीज करंट प्रैक्टिसेस एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद प्रोग्राम डिजाइन अपडेट इसके अंदर, इन दिस अप्रोच जो गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनका रिव्यू हम कर रहे हैं,
ठीक है, और ये कौन से गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर हमने रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन किस तरीके से करा जाएगा रिपोर्ट्स का, या डिस्कशंस जो भी हुए हैं उस डिस्कशन में जो भी आउटकम आया था उसका कम्युनिकेशन, इन जो भी बाकी की कंपोनेंट्स है, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स के और कंप्लायंस प्रोग्राम के, वो किस तरीके से एक्सेस करे जाएंगे। तो ये जो गाइडलाइन डॉक्यूमेंट हमने बनाया है इसके रिस्पेक्ट में, वो हम क्या करेंगे, रिव्यू करने का काम करेंगे प्रोग्राम डिजाइनर अपडेट के अंदर। इन सेकंड, दिस कवर रिव्यू ऑफ ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्लायंस प्रोग्राम। इस रिव्यू के अंदर सारे जितने भी कंप्लायंस प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो यानी सारी पॉलिसीज आपकी आ जाएगी, और बोर्ड कमिटीज जो हमने बनाई है उस प्रोग्राम को ओवरसी करने के लिए, उनके जो डिस्कशन है, उनके जो मीटिंग्स है, उसमें जो भी डिसीजन लिए गए, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। तो सब कुछ यहाँ पर क्या करा जाएगा, बेसिकली रिव्यू करा जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम डिजाइन या अपडेट। ठीक है, यानी जो कंप्लायंस प्रोग्राम आपने बनाया है या कंप्लायंस प्रोग्राम के अराउंड जो भी आप चीजें कर रहे हो, कोई कमिटी बनाना जो उस कंप्लायंस प्रोग्राम को ओवरसी करेगी, या कोई कमिटी बनाना जो उसमें चेंजेस कैरी आउट करेगी, वो सब का रिव्यू जो है इसके अंदर करा जाएगा। और रिव्यू करने के बाद में देखा जाएगा कि चीजें किस तरीके से काम कर रही है, हमारा ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो कैसा काम कर रहा है, प्लस वो प्रोग्राम को बनाने का जो तरीका है वो कैसा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। एंड देन उसके बाद पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसी एंड प्रोसीजर में इस अप्रोच के अंदर द कंपनी शुड रिव्यू, डेवलप और एनहांस द डिटेल्ड पॉलिसीज ऑन वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के, एंटी ट्रस्ट को लेकर के, यानी जो कंपटीशन लॉ की हम बात करते हैं, देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, रिकॉर्ड्स एक्यूरेसी एंड रिटेंशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, ग्लोबल बिजनेस, फ्रॉड, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सिक्योरिटीज एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब चीजों को लेकर के अलग अलग बिजनेस के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको लेकर के पॉलिसी बनाना, एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाना जो है वो इसके अंदर आ जाएगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में। देन कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंपनी फोकस कर रही है ऑन दी आर्टिकुलेशन, कम्युनिकेशन एंड री-एनफोर्समेंट ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी अलोंग विद द फिलोसॉफी बिहाइंड सच पॉलिसी। एंड बेसिकली जो भी पॉलिसी हमने बनाई है, ठीक है, वो क्यों बनाई है, उसका क्या पर्पज है, उसको अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करा जाएगा तो उसके क्या फायदे होंगे, नहीं करा जाएगा तो क्या नुकसान होगा, वो सारी चीजें कम्युनिकेट करना जो कंपनी वाइड पर्सनल है उनको। ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उन पॉलिसीज को लेकर के प्रोवाइड करना, बिकॉज ट्रेनिंग अगर आप देते हो तो उससे उस पॉलिसी का जो एडॉप्शन है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो पाता है। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सच पॉलिसीज हेल्प इन द एडॉप्शन ऑफ सच पॉलिसीज इन डे टू डे एक्टिविटीज एंड हेल्प्स इनकलकेट इट इनटू द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। आसानी से जो एम्प्लॉइज हैं उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैरी आउट करेंगे। देन ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटेंट और लेटर है लॉ का वो ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि यार जो भी लॉ के अंदर बात लिखी है आपने उसको नॉट ओनली इन लेटर बट इन स्पिरिट ऑल्सो क्या करा गया हो, फॉलो करा गया हो, इंप्लीमेंट करा गया हो, फुलफिल आपने बेसिकली उस ऑब्लिगेशन को सही तरीके से करा हो जैसा कि इंटेंडेड है। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू नो दैट बोथ द इंटेंट एंड लेटर ऑफ द लॉ आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग ऑब्जर्व थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो ये लॉ का मतलब है, इसके अंदर सिर्फ जो लीगल लॉ है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स की भी बात कर रहे हैं, जो कंपनी ने खुद ने बनाई है अपने लिए स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी, प्रोसीजर या कुछ भी रूल्स वगैरह, वो भी उसी तरीके से ऑब्जर्व करे जा रहे हो जैसे कि इंटेंडेड थे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अडाप्ट करती है टू द चेंजिंग लेजिस्लेशन एंड द बिजनेस कंडीशंस। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं यार कि डायनामिक होता है, चेंजेस आते रहते हैं, तो वो चेंजेस जब आ गए आपने फिर किस तरीके से अपने कंप्लायंस फंक्शन का असेसमेंट करा और उसमें किस तरीके से चेंजेस करे उसको रेलेवेंट बनाने के लिए। It also helps to understand the relevancy of the compliance program as the organization evolves. For example, merger and acquisition अगर होता है तो उस केस में आपका प्रोग्राम जो है वो रेलेवेंट है नहीं है, क्या चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे, जो भी अब एक नई एंटिटी बनी है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव सस्टेन्ड सक्सेस। क्यों? बिकॉज ऊपर ही लिखा है कि आप ऑनगोइंग सेल्फ असेसमेंट, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कर रहे हो, यानी आप लगातार कॉन्टिन्यूस बेसिस पे न केवल असेसमेंट कर रहे हो, फिर उस असेसमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, एंड देन फिर उसके बारे में रिपोर्टिंग हो रही है, रिपोर्ट के बेसिस पे डिस्कशंस हो रहे हैं, फिर वापस से आप चेंजेस कर रहे हो, फिर ये प्रोसेस फिर से चल रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप ये सारी चीजें करते रहोगे तो आपको कॉन्टिन्यूसली जो सक्सेस है वो मिलती रहेगी। यानी कॉन्टिन्यूसली सक्सेस का मतलब है आपको कोई अड़चन नहीं आएगी जब आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो इस सेंस में ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन बनकर के आ सकता है फुल फ्लेजेड। तो आप ध्यान में रखोगे कि क्या मेथोडोलॉजी है फॉर एक्सेसिंग द कंप्लायंस मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी। ठीक है, इवन एक दूसरा जो
वर्ड यूज हो सकता है इसको बनाने के लिए, वो हो सकता है कि क्या अप्रोच जो है वो क्या मेथोडोलॉजी बेसिकली फॉलो करी जाती है कंप्लायंस असेसमेंट के लिए, ठीक है। बिकॉज आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दिस अप्रोच ऑफ कंप्लायंस असेसमेंट, ठीक है, या इन दिस स्टेज ऑफ कंप्लायंस असेसमेंट, इन दिस अप्रोच, ठीक है। तो बेसिकली कंप्लायंस असेसमेंट वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है जब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिया है वो ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर बोला है कि ट्रेनिंग की मदद से आप कंप्लायंस अवेयरनेस जो है वो लेकर के आ सकते हो, ठीक है। कंप्लायंस अवेयरनेस हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है कंप्लायंस के लिए उनको ये बताना कि क्या एक्सपेक्टेड है और क्या क्या अलग अलग कंप्लायंस ऑब्लिगेशन जो है जो उनको फुलफिल करनी है, ठीक है। सो कंप्लायंस अवेयरनेस में ये हेल्प करता है। दूसरा, इट रीइंफोर्सेस कंपनीज कंप्लायंस कल्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सभी एम्प्लॉइज को जब ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हो कि सबके एटीट्यूड और बिहेवियर में ये चीज इनकलकेट हो जाए कि किस तरीके से उनको अपने पार्ट पर कंप्लायंस फंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो ओवरऑल कल्चर जो है कंप्लायंस का वो भी आपका वहां से क्या हो सकता है, बन सकता है, रिइंफोर्स हो सकता है। ऑल्सो इट शुड बिल्ड अवेयरनेस ऑफ, यानी जो भी ट्रेनिंग वगैरह आप दे रहे हो वो ट्रेनिंग की मदद से किन किन चीजों को लेकर के अवेयरनेस जो है वो आनी चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले कंपनी का फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द कंडक्ट रिलेटेड इंटीग्रिटी रिस्क एरियाज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आउटलाइंड है पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क में, critical and high compliance obligations identified in the compliance chart, the process for addressing the compliance issues and reporting concerns, and consequences of failing to meet the compliance obligations। एक बार फिर से ये पॉइंट्स बता दो, अगर इन पॉइंट्स में से कोई भी आपको नहीं है क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। Company framework, including the conduct related integrity risk areas, roles and responsibilities जो कि outlined है policies and framework में, critical and high compliance obligations जो identified है in the compliance chart, process for addressing the compliance issues and reporting concerns, and consequences of failing to meet the compliance obligations, ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट्स इसके अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन अलर्ट आप एक बार देख लोगे, ठीक है। देन 5 एसेंशियल थिंग्स टू क्रिएट कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। क्या वो 5 एसेंशियल चीजें हैं? सबसे पहले मेक इट पर्सनल, यानी पर्सनलाइज्ड हो, मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट अंडरस्टैंडेबल, मेक इट एक्सेसिबल एंड मेक इट ऑनगोइंग। Then annual plan for compliance risk related training and education must be developed and updated as necessary and should indicate the target audience and training delivery method। तो एक एनुअल प्लान बनाना चाहिए कंप्लायंस रिस्क के रिलेटेड ट्रेनिंग और एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए, प्लस उसको आप टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट भी करते रहोगे। ऑल्सो उस प्लान के अंदर आप इंडिकेट करोगे कि टारगेट ऑडियंस आपकी है, ठीक है, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो टारगेट ऑडियंस कौन है एंड आपका ट्रेनिंग की डिलीवरी मेथड क्या है, ठीक है। वो भी इसके अंदर आपको क्या करना है, जो स्पेसिफाई है वो क्लियरली कर देना है। देन प्लान्स फॉर कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम में इंक्लूड, ठीक है। अब इसमें इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें आपको जो है आप इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले तो कंसाइज स्टेटमेंट जो कैप्चर करे रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को और जो रिस्क अराइज हो रही है फ्रॉम दोज ऑब्लिगेशंस। Then business processes to which compliance obligations are linked or on which they have an impact। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी का। टारगेट ऑडियंस यानी रिफ्रेशर फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, इंडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉइज और एडहॉक व्हेन रिक्वायर्ड, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी को। आप देखोगे कि जो ऊपर के ये दोनों पॉइंट्स है ये काफी जगह हमने देखा है कि कॉमन है, चाहे जब हम कंप्लायंस चार्ट की बात कर रहे थे या हम जो बीच में मॉनिटरिंग प्लान की बात कर रहे थे, कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग प्लान की, या फिर जब हम अभी कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसके प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट ऊपर के ये सेम ही निकल के आते हैं जिसमें आपको इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और जो रिस्क अराइज हो सकती है उन ऑब्लिगेशन से वो बताना होता है, और बिजनेस प्रोसेसेस जिसके रिस्पेक्ट में वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन जो है अराइज हो रही है या जिससे वो जुड़ी हुई है वो आपको बताना है। देन उसके बाद बाकी के पॉइंट्स अलग है, जैसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दोगे ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी का, टारगेट ऑडियंस कौन है वो इसके अंदर आप स्पेसिफाई करोगे, और कब आप ये ट्रेनिंग और एजुकेशन एक्टिविटी जो है इम्पार्ट करोगे, किस किस इंटरवल पे, 6 मंथली या एनुअली या 3 मंथ्स में, ये वाली चीज इसके अंदर बतानी पड़ेगी। देन कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट के अंदर आपको बताया कि कंप्लायंस ऑडिट एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है whether a given subject matter is in compliance with the applicable criteria or not।
कंपनी के अंदर जो भी मतलब यहाँ पर हम जो ये क्राइटेरिया की बात हो रही है, एप्लीकेबल क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में न केवल जो लॉज वगैरह बनाए हुए हैं वो तो आ ही जाएंगे, वो तो कवर हो ही जाएंगे, बट जो कंपनी ने खुद ने भी अपने लिए रूल्स, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, कुछ भी प्लान वगैरह कुछ भी बना रखा है, तो काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी ने जो भी अपने लिए बना रखा है उससे कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, या जो भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, लीगल एस्पेक्ट्स है, उससे कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। Compliance audits may be planned, performed, and reported separately to the board, senior management, or regulators. Compliance audit is completely different from the audit of financial statements and performance audit. उनसे पूरी तरीके से अलग है। Compliance audits may be conducted separately on a regular basis. आप regular basis पे भी इसको कर सकते हो related to a specific subject matter. ठीक है, तो ये भी एक important point है जो आपको ध्यान में रखना है। Then compliance auditing may be concerned with regulatory, जिसमें कि adherence of subject matter to formal criteria arising from relevant laws, regulations and agreements applicable to the entity। यानी यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो रेगुलेटरी लॉ, मतलब रेगुलेटरी जो भी बना करके रखी हुई है चीजें, रेगुलेशंस हो गए, रूल्स हो गए, कोई सर्कुलर आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गई, जो भी चीज जो अथॉरिटी की तरफ से आई है उससे आपने कंप्लायंस करा या नहीं करा। ठीक है, जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं, जो भी लॉ बना रही है अथॉरिटीज, या जो रेगुलेटर ने चीजें बनाई है उससे आप कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो रेगुलेटरी के अंदर आ जाएगा। प्रोप्राइटी के अंदर यानी जो आपने खुद ने बनाई हुई चीजें उससे कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। ये जो है अब एथिकल कंडक्ट हो गया, तो एथिकल कंडक्ट में हम देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। ठीक है, तो वो खुद ऑर्गेनाइजेशन ने जो बना करके रखा है उसको आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कंप्लायंस ऑडिट के अंदर। ठीक है, आपको नोट लिखने को आ सकता है कंप्लायंस ऑडिट के ऊपर, यहाँ मैंने बताया भी हुआ है कि एक नोट लिखने को बोल सकते हैं वो। देन बेनिफिट्स क्या क्या है कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट के। ठीक है, इन बेनिफिट्स पे भी आपको क्वेश्चन जो है वो बन करके आ सकता है। सबसे पहले तो बेटर कंप्लायंस आप कर पाते हो लॉ की, रियल टाइम स्टेटस जो है आपको पता रहता है, जो भी आपके लीगल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं। इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस एंड हायर प्रोडक्टिविटी लेज द फाउंडेशन फॉर द कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्यों? बिकॉज अगर आपको पता है कि यार कहाँ किस तरीके से कंप्लायंस हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक दी करेक्टिव एक्शन। Real time status on the progress of pending litigation before the judicial quasi judicial authority, जो भी केसेस वगैरह चल रहे हैं पेंडिंग है उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है रियल टाइम बेसिस पे। likely to avoid stiff personal penalties both monetary and imprisonment, तो कंपनी के ऊपर भी और इवन जो ऑफिसर्स हैं वो भी बच सकते हैं जो भी उनपे पेनल्टीज वगैरह, फाइन या इम्प्रिजनमेंट है उस चीज से। healthy returns, stronger market capitalization and shareholder returns through employees and customers loyalty and public respect for the brand। देन सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनइंटेंडेड नॉन कंप्लायंस या प्रोसिक्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते थे कि नॉन कंप्लायंस हो, बट हो भी जाता है, तो उससे भी आप बच सकते हो अगर आपने प्रॉपर जो ये कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क या मैनेजमेंट है ये इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। देन कॉस्ट सेविंग्स बाय अवॉइडिंग पेनल्टीज, फाइन्स एंड मिनिमाइज लिटिगेशन। बेटर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड टैलेंट रिटेंशन। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यार जो नॉन कंप्लायंस है उसका रेपुटेशनल इफेक्ट भी होता है, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी होता है। तो अगर फाइनेंशियल इफेक्ट, रेपुटेशनल इफेक्ट नहीं होगा तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी ऑब्वियसली क्या होगी, बढ़ेगी, आप एम्प्लॉय को और बेटर तरीके से रिटेन कर पाओगे। Then better brand image and positioning of the company in the market, enhanced credibility, credit worthiness among the shareholders, investors and stakeholders and regulators, and recognition as a good corporate citizen। तो ये आपको जो बेनिफिट्स हैं याद रखने हैं। yes, अगर आप सारे पॉइंट्स नहीं भी लिख पाते हो तो आपको एटलीस्ट कोशिश करनी है कि आप 7 से 8 पॉइंट्स जो है वो तो लिख करके आओ ही। देन उसके बाद सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले बताया कि फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स जिसके ऊपर कंप्लायंस सिस्टम एंड प्रोसेसेस जो है कंपनी के वो मेनली डिपेंडेंट होते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर जो कंप्लायंस सिस्टम और प्रोसेसेस है इन अ कंपनी वो डिपेंडेंट होते हैं। पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस, देन ज्योग्राफिकल डोमेन ऑफ इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, साइज ऑफ द कंपनी क्या है बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड मैन पावर एम्प्लॉयड, ज्यूरिसडिक्शन जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया हुआ है कि एमएनसी तो नहीं है ना, साइज और स्केल में स्टार्टअप है या बड़ी कंपनी है, बिजनेस एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है या फाइनेंशियल है, एक तो वही वाले पॉइंट्स है। देन वेदर द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी और नॉट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन कौन है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रहे हो तो सेबी आ जाएगा, अगर आप बैंकिंग वाले एरियाज में डील कर रहे हो तो आरबीआई आ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन है तो ट्राई आ जाएगा, इंश्योरेंस है तो ईडा आ जाएगा। तो कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कैसे पता चलेगा? बिजनेस ऑपरेशंस आपके क्या है उसके बेसिस पे। एंड देन नेचर ऑफ द कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी, कैसी कंपनी है। ठीक है, बिकॉज उसके बेसिस पे भी कंप्लायंस चेंज हो जाता है। देन उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो 7 पॉइंट्स हैं।
देन सेक्रेटेरियल ऑडिटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक ब्रॉड आइडिया अबाउट द डिजायर्ड सिस्टम एंड प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्टर्स. And auditing of the compliance system and process is not a fault finding exercise, rather a device to scale up compliance mechanism of a company commensurate to its size and operations. तो इसका बेसिक मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ऑडिट जब हम कर रहे हैं कंप्लायंस सिस्टम का, तो हम सिर्फ एरर तो हम ऑब्वियसली फॉल्ट एरर लैप्सेस, ठीक है, गैप्स, वो तो हम ऑब्वियसली फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे कि कहाँ पे कमियां है, बट हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि क्या जो आपने ये सिस्टम बना करके रखा है, प्रोसेसेस बना करके रखी है, ये आपके कंपनी का जो साइज है, जो ऑपरेशंस है, जिस जुरिस्डिक्शन में आप ऑपरेट कर रहे हो, इन सबके साथ कमेंसुरेट यानी अलाइंड है या नहीं है. ठीक है, अगर ये अलाइन नहीं है तो आपको पूरा सिस्टम और प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अगर अलाइंड है और उसके अलावा फिर कुछ गैप है तो आपसे वो गैप फिल कर लोगे सिस्टम की, बट अगर वो सिस्टम जो पूरा आपने क्रिएट करके रखा है वो अलाइंड ही नहीं है, ठीक है, जिस तरीके की कंपनी है, जिस तरीके का काम कंपनी करती है, जिस रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ कंपनी को डील करना है, तो फिर आपको पूरा सिस्टम और प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, फिर से अलाइन जो है वो करना पड़ेगा. तो ये एक लाइन है जिसके ऊपर आपको कमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बना करके वो दे सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Then it is desired कि secretarial auditor as an expert in corporate compliance would advise the company to build up a strong corporate compliance system in case system appears to be insufficient during the audit प्रोसेस. ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि जब आपको पता चल गया ऑडिट करते वक्त कि यार सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है इनका, तो आप क्या करोगे, यही सजेस्ट करोगे कि सिस्टम में ये गड़बड़ियां हैं, आप इस सिस्टम को या तो पूरी तरीके से वापस से रिवाम्प करो, वापस से क्रिएट करो, या इन तरीकों से आप ये गैप्स को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो. ठीक है, ये क्वेश्चन अलर्ट आप एक बार देख लोगे दोनों. देन रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन कंप्लायंस मैनेजमेंट. तो सीएस को हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लायंस मैनेजर बोल रहे हैं. ये इंश्योर करता है कि कंपनी कंप्लायंस में हो विद ऑल द रेगुलेटरी प्रोविजंस. कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर जो है वो किसका फोर्ट है, कंपनी सेक्रेटरी का. दिस डिस्क्लोजर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स, नॉन स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्क्लोजर्स. देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो कि पब्लिश करी जाती है इन दी एनुअल अकाउंट्स, ये ड्यूली सर्टिफाई करी जाती है बाय द प्रोफेशनल लाइक कंपनी सेक्रेटरी. Then CS has to ensure that these disclosures are made to shareholders and other stakeholders in true letter and spirit. सही तरीके से वो disclosures करे जाए. The advisory services of company secretaries impact all the components and activities of the compliance framework as the business receives one point specialized support and advice to help manage its compliance risk more effectively. तो काफी बेसिक से पॉइंट्स हैं. ठीक है, सीएस प्ले अ प्रोएक्टिव एडवाइजरी रोल क्योंकि वो एडवाइस कर रहे हैं मैनेजमेंट को, बोर्ड को, कमिटीज को, कंप्लायंस एग्जीक्यूटर को और एम्प्लॉइज को ऑन कंप्लायंस रिस्क, रिस्पांसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कंसर्न्स, अदर कंप्लायंस इश्यूज जो कि सुटेबल है फॉर द बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट्स of the company. And also CS guides the board and the company in all the matters and ensures कि board procedures duly follow करे जाए, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो है उनका यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हो. ठीक है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकन टुवर्ड्स गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. तो ये आपको एक नोट जो है इस पे लिखने को आ सकता है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है. देन डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, इसके अंदर बोला डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट शेल स्टेट. क्या क्या चीजें कि जब एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो हमने एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है रिलेटिंग टू मटेरियल डिपार्चर्स वो दे दिए हैं. ठीक है, मटेरियल डिपार्चर्स यानी कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बात लिखी है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और चीज फॉलो कर रहे हो, तो वो जो आप कर रहे हो दूसरी चीज फॉलो एज कम्पेयर टू व्हाट इज रिटन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका एक एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों. आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लिखा है वो नहीं भी अगर आपने फॉलो करा है और कोई और चीज फॉलो करी है तब भी आपके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू जो है दे रहे हैं. ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा. देन डायरेक्टर्स ने सिलेक्ट करे हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज और अप्लाई करा है उनको कंसिस्टेंटली एंड मेड जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स जो कि रीजनेबल एंड प्रूडेंट हैं टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी फॉर दैट पीरियड. देन डायरेक्टर्स ने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर लिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द जो भी प्रोविजंस एक्ट के फॉर सेफगार्डिंग द कंपनीज असेट्स एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड एंड अदर irregularities. Then directors had prepared the annual accounts on a going concern basis. इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर्स ने लेट डाउन करें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कि कंपनी को फॉलो करने हैं, एंड वो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट भी है और अच्छे से काम कर रहे हैं. ठीक है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं. सेम डायरेक्टर ने डिवाइस करा एक प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज. ये मेन पॉइंट है जो आपको जिसपे बेसिकली वो फोकस करवाना चाहते हैं आपका कि डायरेक्टर ने डिवाइस कराओ प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड वो सिस्टम भी एडिक्वेट हो और ऑपरेट कर रहा हो इफेक्टिवली. फिर आपको केस लॉ दिया हुआ है राजीव सुमित्रा वर्सेस नीतू सिंह का, जिसके अंदर फैक्ट्स में लिखा है कि डायरेक्टर इनिशिएट कर लेता है कॉम्पिटिंग बिजनेस जो कि कंफ्लिक्ट में है बेसिकली विद द कंपनीज इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ एंड हिज रिलेटिव्स. तो डिसीजन क्या है कि डायरेक्टर ने ब्रीच करा है फिड्यूशियरी ड्यूटी को
अंडर सेक्शन 166 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कंपनी के फेवर में अक्रू होता है, यानी कि कंपनी इस बात को लेकर के एक्शन ले सकती है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक बेसिक बस आपको बताया हुआ है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे इसीलिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अलर्ट जो है वो आप एक बार देख लोगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो कंपनीज एक्ट के अंदर है। सबसे पहले डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर ऑफ हिज इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अंदर फॉर्म एमबीपी 1 जो है, ठीक है, तो हर एक डायरेक्टर जो है उसको फर्स्ट मीटिंग में ऑफ द बोर्ड जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, एंड उसके बाद में एट द फर्स्ट मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, या जब भी कोई चेंज आता है इन द डिस्क्लोजर जो उसने ऑलरेडी करा हुआ था पहले, देन एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच चेंज डिस्क्लोज करना है अपना कंसर्न या इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी विच शैल आल्सो इंक्लूड उसका शेयर होल्डिंग, ठीक है, उस एंटिटी के अंदर। Then disqualification of directors form DIR 8. इसमें as per section 164 subsection 2, no person who is or has been a director of a company which has not filed financial statements या annual returns for any continuous period of 3 financial years, ठीक है, ये ध्यान रखना, continuous period लिखा हुआ है, लगातार अगर 3 financial years से उन्होंने financial statement या annual return file नहीं करे और has failed to repay the deposits accepted by it और pay interest thereon, यानी deposits या तो प्रिंसिपल अमाउंट उनका पे नहीं करा या जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट बनता था वो पे नहीं करा, या फेल्स टू रिडीम एनी डिबेंचर्स ऑन द ड्यू डेट और पे इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन और पे एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड सच फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर, ठीक है। तो फेल हो जाते हो आप या तो प्रिंसिपल अमाउंट देने में या फिर आप इंटरेस्ट देने में फेल हो जाते हो, प्लस वो जो आपने डिफॉल्ट करा है वो 1 साल या उससे भी ज्यादा समय से चल रहा है, ठीक है। तो वो जो डायरेक्टर होगा, दैट डायरेक्टर, ठीक है, शेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, यानी अगर हम पूरा इंटरप्रिटेशन निकाले तो क्या बन के आएगा कि वो जो पर्सन होगा, ठीक है, हम उसको एज अ डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो शेल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी। तो ना तो उस कंपनी में आप फिर से डायरेक्टर की पोजीशन ले सकते हो, ना ही किसी दूसरी कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। Every director shall inform to the company concerned about his disqualification under subsection 2 of section 164 if any before he is appointed या reappointed। तो उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप 164 subsection 2 में disqualified तो नहीं हो। Then जहां पर भी person is appointed as a director of a company, ठीक है, which is in default of clause A या clause B, चाहे ये वाला क्लॉज हो या ये वाला क्लॉज हो, कि अगर किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, किस कंपनी का डायरेक्टर? जिसने की डिफॉल्ट करे हुए हैं, या तो ए के अंदर जो लिखा है या बी के अंदर जो लिखा है, तो ही शैल नॉट इनकर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। यानी ये किस डायरेक्टर की बात हो रही है? ठीक है, देखो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर था वो तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर लेगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन जैसे इनकर करेगा उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। बट अब जो वो डायरेक्टर चला गया उसकी जगह आप नए डायरेक्टर को लेके आओगे, तो वो जो नया डायरेक्टर आएगा वो जैसे ही वो आया है तब भी तो ये डिफॉल्ट तो अभी चलेगा, आपका डिफॉल्ट को सही करने में टाइम लगेगा। तो नया डायरेक्टर जो आता है ना उसको 6 months का हम टाइम पीरियड देते हैं कि 6 महीने तक आपके ऊपर ये वाली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इनकर नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज आप नया आया है, वो ऑपरेशन समझेगा, बिजनेस को अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद में इस डिस्क्वालिफिकेशन को करेक्ट करने के लिए स्टेप्स वगैरह जो है वो लेगा। तो 6 महीने तक ये डिस्क्वालिफिकेशन वो जो नया व्यक्ति आया है उसके ऊपर इनकर नहीं होगी, ये इस पॉइंट का मतलब है। यही आपको यहाँ पर भी समझाया हुआ है, ठीक है, कि इट सिंपली मींस दैट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ 164(2) एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल गेट डिस्क्वालिफाइड। अब जो नया डायरेक्टर आएगा, ठीक है, such new director will not incur the disqualification of 164(2) for a period of 6 months from his appointment. In other words, new director gets time of 6 months to correct the default. If default continues even after 6 months, तो जो नया डायरेक्टर आएगा उसके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये इलस्ट्रेशन जो है आप एक बार देख लोगे। Then annual return form MTT7, इसमें every company shall file its annual return 60 days के अंदर अंदर of holding the AGM or where no AGM is held in any year within 60 days from the date on which AGM should have been held। तो नहीं हुई है तो जब करनी चाहिए थी वहां से 60 days हो जाएंगे, ठीक है। टुगेदर विद द स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन कि क्यों होल्ड नहीं कर पाए AGM को विद सच फीस एडिशनल फीस जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड हो। एनुअल रिटर्न ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी शैल बी साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, और जहां पर भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। Then filing the financial statements form AOC4 and AOC4 CFS, इसमें companies required to file its financial statements including consolidated financial statements along with all the documents which are required to be or attached to such financial statements duly adopted at the AGM of the company
to the registrar within 30 days of the date of AGM with such fees और additional fees जैसा कि प्रिस्क्राइब करी गई हो। इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करा जाता है एजीएम में या एडजर्न्ड एजीएम में, तो वो जो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो आप फाइल कर दोगे विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम एंड द रजिस्ट्रार शैल टेक देम इन हिज रिकॉर्ड्स एज प्रोविजनल till the financial statements are filed with him after their adoption in the adjourned AGM for that purpose with such fees or additional fees जैसा कि prescribed हो। अगर एनुअल जनरल मीटिंग आपने करी ही नहीं है किसी साल के लिए, is not held for any year, financial statements along with the documents required to be attached duly signed along with the statement of facts and reasons for not holding the AGM वो रजिस्ट्रार के साथ क्या करना है आपको जमा करवा देना विद इन 30 days of the last date before which the annual general meeting should have been held in such manner with such fees or additional fees जैसा कि prescribed हो। Then certification of return form MGT8, annual return filed by a listed company or a company having paid up share capital of rupees 10 crore or more or turnover of 50 crore or more, ये सर्टिफाई कौन करेगा? PCS। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप लिस्टेड कंपनी का, अब ये लिस्टेड कंपनी यहाँ पर तो लिस्टेड कंपनी और या फिर ऐसी कंपनी जिसका POSC 10 करोड़ है या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा। सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, इसमें क्या लिखा है कि कंपनी को सेंड करना है सभी मेंबर्स को ऑफ द कंपनी, सभी ट्रस्टीज को फॉर द डिबेंचर होल्डर्स एंड टू ऑल द पर्संस बीइंग द पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है copy of the approved financial statements including consolidated financial statement, auditor's report and every other document which is required by law to be annexed या attached to the financial statement at least 21 clear days before the AGM, यानी 21 clear days पहले आपको भेज देना है ये सब। Notice of AGM, every notice of annual general meeting shall be prepared as per section number 101 and secretarial standard 2. Private company के केस में 101 shall apply unless otherwise specified in such section or the articles of the company provide otherwise। तो आर्टिकल्स में अगर कुछ और लिखा है तो वो चीज प्रिवेल होगी, आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर जो इस 101 के अंदर लिखा है वो प्रिवेल होगा। बोर्ड मीटिंग, एवरी कंपनी शैल होल्ड अ मिनिमम ऑफ 4 मीटिंग्स, ठीक है, एवरी ईयर इन सच मैनर की मैक्सिमम गैप 2 मीटिंग्स के बीच का 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। And in case of specified IFSC private company shall hold the first meeting of the BOD within 60 days of its incorporation and उसके बाद में एटलीस्ट एक मीटिंग, ठीक है, of the BOD in each half of a calendar year। Then ये illustration आप देख लोगे। Notice of board meeting shall be called by giving not less than 7 days का notice in writing to every director, उसका जो भी registered address है, ठीक है, वहां पर, and वो जो notice है वो hand delivery से by post या electronic means से भेजा जा सकता है। However, meeting may be called at a shorter notice, urgent business है अगर तो shorter notice पे भी बुला सकते हैं, subject to the presence of one independent director अगर है कंपनी में तो, एंड उसकी एब्सेंस में डिसीजन सर्कुलेट करा जाएगा सभी डायरेक्टर को। अब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो क्या करेंगे, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबको वो डिसीजन सर्कुलेट करा जाएगा, इवन टू दोस्त जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, ठीक है, फिजिकली जो मीटिंग अटेंड करने नहीं आए थे, क्या उनको भी आपको डिसीजन सर्कुलेट करना है? द आंसर इज यस। तो सबको आप जो है क्या करोगे, डिसीजन सर्कुलेट करोगे और वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा ऑन रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी, अगर है तो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर्म EDT1, ऑडिटर अपॉइंट करा जाएगा 5 साल के लिए एजीएम के अंदर। कंपनी इन्फॉर्म करेगी ऑडिटर कंसर्न को उसके अपॉइंटमेंट के बारे में एंड आल्सो फाइल्स अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग जिसमें ऑडिटर को अपॉइंट करा गया। स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी का अगर केस है तो जो नोटिस है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का वो फाइल करा जाएगा रजिस्ट्रार के साथ में 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ द मीटिंग जिसमें ऑडिटर को आपने अपॉइंट कराया। Then appointment of CS, इसमें प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये एक चीज आएगी, इलस्ट्रेशन आप देख लोगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग मैंडेटरी रजिस्टर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो कि रेसाइड कर रहे हैं इन और आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। फिर ये केस आपको दिया इकोनॉमी होटल्स इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड अनदर। इसके फैक्ट्स क्या है कि एनसीएलटी रिजेक्टेड द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स ड्यू टू टाइपोग्राफिकल एरर, स्पेशल रिजोल्यूशन वाज रिटर्न एज यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो गलती से स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह क्या लिख दिया, यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख दिया। अपीलेंट फाइल्ड द एसआर विद आरओसी एंड फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन बाद में जो अपीलेंट है वो जो कंपनी है उसने क्या करा, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आरओसी के साथ फाइल कर दिया और जो भी गलती थी उसको सही कर दिया। तो डिसीजन यह है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अ डोमेस्टिक अफेयर, ट्रिब्यूनल इंटरफेयर नहीं करेगा और मेजॉरिटी ने जो डिसीजन लिया है वही चीज प्रिवेल करेगी। अपीलेंट ने क्योंकि एडमिट कर लिया है टाइपोग्राफिकल एरर तो रिडक्शन जो है वो अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे कि इवन ऐसी कोई गलती वगैरह हो जाती है टाइपोग्राफिकल एरर वगैरह तो इसके कारण क्या रिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं करा जाएगा, द आंसर इज नो, ठीक है, अलाउ करा जाएगा। रजिस्टर ऑफ कंपनीज वेस्ट बंगाल वर्सेस करण किशोर समतानी, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, रिस्पोंडेंट डायरेक्टर था इन मोर देन 20 कंपनी। आरओसी वेस्ट बंगाल ने उसको शो कॉज नोटिस दिया, रिस्पोंडेंट ने एडमिट कर लिया गिल्ट विद अ रिक्वेस्ट टू कंपाउंड द ऑफेंस, एनसीएलटी ने अलाउ कर दिया कंपाउंडिंग फॉर कंपाउंडिंग फीस ऑफ ₹50,000। आरओसी ने फाइल करा, ठीक है, ये अपील फाइल करी आरओसी ने
एलिजिंग की जो ये फीस है ना 50,000 की, ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये लेस देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन प्रिस्क्राइब्ड है। मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन जो प्रिस्क्राइब होता है उससे कम की कंपाउंडिंग फीस नहीं ले सकते आप, उतनी या उससे ज्यादा। ठीक है, तो आरओसी ने ये चीज को लेकर के अपील करा। एनसीएलटी सेड दैट एनसीएलटी डिडंट टुक नोटिस ऑफ द मिनिमम फाइन। एनसीएलटी ने फिर इंपोज करा फाइन ऑफ रुपीज 13,60,000। इट ऑल्सो हेल्ड दैट कंपाउंडिंग फीस हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू द मिनिमम फाइन जो कि प्रिस्क्राइब होता है अंडर दी एक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। फिर ये रजिस्टर्स जो मेंटेन करने हैं वो दिए हुए हैं, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, ठीक है, कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और उसका क्या नंबर है, फॉर्म नंबर क्या क्या है। देन कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल। कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल के अंदर आपको बताया कि कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल्स का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो कि ऑटोमेट या फैसिलिटेट करें प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को दैट बिजनेसेस मस्ट हैव इन प्लेस टू बी कंप्लायंट विद इंडस्ट्री लीगल सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इट इज जनरली रिक्वायर्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे रिस्क जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू अडर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल. It handles and controls the business processes and helps in scaling the operations without increasing the risk of नॉन कंप्लायंस. फॉर एग्जांपल एनईसी ने इंट्रोड्यूस करा है नीप्स करके, ठीक है, एनईसी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम व्हिच इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फैसिलिटेट्स ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ सेबी डिस्क्लोजर क्लैरिफिकेशंस एंड कंप्लायंस फाइलिंग्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, द शेयर होल्डिंग पैटर्न बाय कंपनीज, रिजल्ट्स एंड अदर डिस्क्लोजर. तो ये भी क्या हो गया, कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल हो गया. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल. सबसे पहले तो डिजिटाइज करना, ठीक है, तो रोबस्ट कंप्लायंस टूल रिप्लेसेस दी स्प्रेडशीट्स एंड मैनुअल प्रोसेसेस, enhances visibility and accountability and reduces the information and knowledge gap because real time आपको information जो है वो मिलती रहती है. ऑटोमेट करना चीजों को, सो ऑटोमेटेड लीगल अपडेट्स मिल जाते हैं. हेल्प्स इन ऑटोमेटेड कंप्लायंस ट्रैकर विद रिमाइंडर्स एंड एस्केलेशंस एंड शोकेस ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज, डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. कि अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ऐसा कुछ यूज करा होगा, ठीक है, टूल. Then compliances may monitor the activities of the organization, ensures the compliance with all the applicable laws, helps to avoid penalties, prosecutions, and litigation, helps implement better processes and controls enabled by the technology, helps in audit management and audit documentation. तो ये points जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं. उसके बाद एक केस स्टडी आपको यहाँ पर दी हुई है, कंप्लायंस मैनेजमेंट एट भारती एयरटेल लिमिटेड. तो इन्होंने क्या करके रखा है, एक रोबस्ट ऑटोमेटेड कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो है वो बना करके रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एप्लीकेबल लॉज. और ये तो मल्टीपल जुरिसडिक्शंस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसने यहाँ पर लिखा है ग्लोबल इन्वेंट्री, ठीक है ना, जितने भी ग्लोबल लॉज वगैरह सब कुछ इन्होंने इसमें बना करके रखे हुए हैं. प्रोएक्टिव ऑटोमेटेड अलर्ट्स हैं जो कंप्लायंस ओनर्स के पास चले जाते हैं जिससे कंप्लायंस हो सके स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस में. कंप्लायंस ओनर्स सर्टिफाई करते हैं कंप्लायंस स्टेटस जिसको रिव्यू करा जाता है बाय द कंप्लायंस अप्रूवर्स. तो ये भी एक अच्छी चीज है कि उन्होंने कंप्लायंस अप्रूवर के तौर पे भी लोग रख करके रखे हैं कि कंप्लायंस ओनर जब सर्टिफाई कर देंगे तो कंप्लायंस अप्रूवर चेक करेंगे कि अगर वो बोल रहे हैं उन्होंने कंप्लायंस कर दिया है, ओनर्स बोल रहे हैं हमने कंप्लायंस कर दिया, तो एक्चुअली में भी उन्होंने करा या नहीं करा. Then consolidated dashboard is presented to the respective business leaders and the managing director and CEO. ठीक है, consolidated dashboard मतलब जिसमें सारी चीजें आपको सामने दिख रही हैं. A certificate of compliance of all the applicable laws and regulations along with the exceptions report and mitigation plan if any, वो भी ऑडिट कमेटी के सामने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाता है क्वार्टरली बेसिस पे. एंड इनके इसमें सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड टूल है, ठीक है, जैसे नोटिस मैनेजमेंट सिस्टम जो रेगुलरली मॉनिटर और अपडेट करता है लीगल नोटिस और कोर्ट केसेस को. तो ये जो पॉइंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर केस स्टडी देख करके वो आपसे पूछते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है, ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स जो है वो बता करके आ सकते हो एज अ रिकमेंडेशन. नेक्स्ट अब आपको ये दिया हुआ है कि क्या क्या कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल होता है. तो काइंड्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल. सबसे पहले ऑल पर्पस कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स. ये जो कंप्लायंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स है इनको यूज करा जा सकता है इन एनी काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोकस्ड है प्रोवाइडिंग रिस्क रेमेडी, सॉल्विंग द टेक्निकल इश्यूज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है, तो ऑल पर्पस मतलब सारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा यार इससे, ठीक है. देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल. इसमें क्या होता है, दीज टूल्स फोकस ऑन द कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि एप्लीकेबल है स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे जो है, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल. इट इज स्ट्रक्चर्ड इन स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क्स दैट कंप्लाइज विद पर्टिकुलर रेगुलेशंस एंड लॉज. फिर एक आता है आपका जीआरसी, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस. This software is a general compliance tool जो focus करता है on the following: managing the risk, monitoring the compliance risk, handling the corporate governance task, and streamline the compliance workflows and initiatives. अब देखो यार, ये जैसे managing the risk हो गया, monitoring the compliance risk हो गया, ये आपको समझ में आता है, but handling the corporate governance task, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? streamline the compliance workflows and initiatives, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये सब ना इस वीडियो में डिस्कशन नहीं हो सकता,
ठीक है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा, जो मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको बार-बार ये चीज़ वापस से बोल रहा हूँ कि इसमें मैं सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ कंटेंट आपको, ठीक है? मेरा पर्पस कंटेंट गो थ्रू करवाना है, क्योंकि मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है ये चीज़ें पढ़ी है और आप लोगों ने ये चीज़ें सही सेंस में समझी हुई है, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, आपने नहीं समझी, किसी ने नहीं बताया आपको, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में डालो, वहाँ पर मैं इसका जो है आंसर आपको दे सकता हूँ। देन इलस्ट्रेशन आप एक बार खुद से देख लोगे। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल के, अगर आप यूज करते हो, तो सबसे पहले रिडक्शन इन मैनुअल वर्क आपका कम हो जाएगा। सो मैनेजमेंट ऑफ द कंप्लायंस इन स्प्रेडशीट इज टाइम कंज्यूमिंग। कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल ऑटोमेट्स द वर्क एंड enables the easy task management. Streamlining the implementation, it reduces the compliance efforts by streamlining the various frameworks, and it facilitates the compliance audits and corrective steps. Simplification in monitoring and reporting, आसानी से मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सकती है। सो इट ऑटो पॉपुलेट्स द कंप्लायंस डेट्स एंड गिव अलर्ट्स पर्टेनिंग टू कंप्लायंस इश्यूज। ये हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन को टू आस्क देयर सबऑर्डिनेट्स कि वो अपडेट करें मैट्रिक्स को इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस एंड लॉज। रिस्क एंड ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज़ सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है? तो इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द कंप्लायंस प्रोग्राम परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस द रिस्क एंड ह्यूमन एरर्स। इट जनरेट्स द रिपोर्ट्स क्विकली विद डिटेक्शन ऑफ कंप्लायंस फेलियर्स। Builds organization reputation. The more organization can maintain compliance, the better its reputation is going to be among its customer base and with its employees. And creates a roadmap for business. One of the biggest benefits of a compliance management tool is that ये आपको शो कर देता है कि किधर की साइड जाना है, किधर जाना है, ठीक है? It maps out the organization's regulatory requirements and tells where it need to improve, ठीक है? आपको सब पता चल रहा है सामने की क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं जो सही करने की जरूरत है, क्या चीजें जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो यू नो कि यार अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कंप्लायंस कैलेंडर हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड एंड रिजॉल्व्ड एंड व्हेन, ठीक है? दिस वे इट कैन इफेक्टिवली मैप आउट योर कंप्लायंस एक्टिविटीज टू बेस्ट ड्राइव द कंप्लायंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, अगर आपने समझ ली तो आप लिख पाओगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह पॉइंट जरूर ध्यान में रखो। तो पॉइंट्स एक बार फिर से बता दूं, मैनुअल वर्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? स्ट्रीमलाइन कर देता है किस चीज को, इम्प्लीमेंटेशन को। सिंप्लीफाई करता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। रिस्क इन ह्यूमन एरर जो है वो रिड्यूस कर देता है। बिल्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन एंड क्रिएट्स अ रोड मैप फॉर बिजनेस। उसके बाद ये केस स्टडी आपको दिया प्रोजेक्ट ईगल करके, जो इन्फोसिस रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रोग्राम है, ठीक है? उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट ईगल। इसमें क्या बोला है? इट इज इंटेंडेड टू ट्रैक, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रेमिडिएट एनी वायलेशंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड टू एनकरेज अ कल्चर ऑफ कंप्लायंस, ठीक है? क्यों बनाया गया? इस चीज के लिए बनाया गया। प्रोजेक्ट ईगल में कवर कर रहे हैं हम वेरियस एप्लीकेबल रेगुलेशंस, जैसे ग्लोबल इमिग्रेशन, हेल्थ, सेफ्टी, एचआर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। प्रोजेक्ट ईगल इज सपोर्टेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल बेस्ड सिस्टम्स, जिसको कंप्लायंस मैनेजर टूल भी बोलते हैं, टू इफेक्टिवली ट्रैक एंड मॉनिटर द एप्लीकेबल कंप्लायंसेस। Company also have a contractual arrangement with external consultants to add more countries in the tool as and when required. कोई भी changes applicable regulation में are also being updated on the tool on a regular basis in collaboration with the external consultant. तो कोई भी change भी अगर आता है जो applicable regulation है उसमें, उसको भी उस tool पे हम क्या कर देते हैं? अपडेट कर देते हैं। एक इंटर फंक्शनल टीम जो है डेजिग्नेटेड यूजर्स एंड चेकर्स की ओवरसी करती रहती है कॉन्टिन्यूसली इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोजेक्ट ईगल का एंड इसकी फंक्शनिंग का, कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो उसके लिए भी एक सेपरेट आपने क्या कर रखा है? टीम बना दी। Then, Infosys culture of compliance and the compliance tracking tools are reviewed by audit committee of the board and management at regular intervals, and it further undergoes independent assessment internally and with the help of external auditors. तो बेसिकली ये पूरा उन्होंने प्रोजेक्ट ईगल बना दिया, ये सारी चीजें कंप्लायंस से रिलेटेड हैंडल कर रहा है, ठीक है? चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के लॉज हो या लोकल लेवल के लॉज हो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रिव्यू करवा रहे हैं। तो हमारे पास इंटर फंक्शनल टीम भी है जो ये काम कर रही है, फिर हमारे पास में ऑडिटर्स भी है, इंटरनल ऑडिटर भी इसका असेसमेंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे हमको पता चलता रहे कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या गैप्स है जिनको की फिल करने की जरूरत है, ठीक है? चलो, अब जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस एक बार हम गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है? आपको पता है कि आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को रिवाइज करना है, फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है, लिख करके अटेम्प्ट करना है, एंड उसके बाद अपने जो आंसर्स हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करना है जो यहाँ पर आंसर्स दिए हैं उनके साथ में, ठीक है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर आप देखो, सबसे पहले आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो आपका टॉपिक है उसमें, कि कंप्लायंस चार्ट ही सिर्फ एक की कंपोनेंट है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क का, एक्सप्लेन करो। तो आपको पता है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? तो सिर्फ क्या कंप्लायंस चार्ट ही की कंपोनेंट है कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क का? द आंसर इज नो। ये इनडायरेक्ट तरीका है क्या पूछने का? ऑल द 3 कंपोनेंट्स, ठीक है? ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स के बारे में
आपको बेसिकली बताना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लायंस चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा है कि एबीसी लिमिटेड इज हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर ऑफ 2500 करोड़। कंपनी आपसे पूछ रही है एज अ पीसीएस टू एडवाइज इट ऑन प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ इट्स कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। आपको क्या करना है, एडवाइस देना है। तो कैसे उनको अपना कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो प्रिपेयर और फाइनलाइज करना चाहिए। आपको पढ़ा है आपने कि प्रोसेस क्या होती है, स्टेजेस क्या होते हैं, स्टेप्स क्या क्या लेनी होती है इसको बनाने के लिए। तो वही चीज आपको लिख करके इसके अंदर आनी है, वही चीज आपको इसके अंदर क्या करना है, बताना है कंपनी को। उसके बाद compliance chart of any company must contain the complete information on compliance dashboard which provide a detailed compliance procedure to the compliance executor. Now as a CS list out the various content of the compliance chart. Content of the compliance chart हमने पढ़े हुए हैं कि compliance chart के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। यहाँ नीचे ही आपको मिल जाएगा content of compliance chart। उसके बाद Unique Limited, a startup company launched in the year 2019, manufactures electric two-wheelers. Jayco, जो CS है, was discussing the corporate compliance framework of the company. One of the consultants suggested that compliance chart is a vital part of the framework, and the company must, at present, first focus on preparation of the compliance chart. Explain the activities in the preparation of a compliance chart and its content. क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी उसकी प्रिपरेशन के लिए, एंड फिर उसके कंटेंट भी बताने हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें एक्टिविटीज करनी पड़ती है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड फॉर इट्स प्रिपरेशन, और उसके बाद कंटेंट भी आपको दिए हुए हैं। मतलब जो आपने पढ़ा है ना उसी में से सवाल बन के आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ और ही अलग चीज वो पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। ऑब्वियसली देयर विल बी इंस्टांसेस जहां पे थोड़ा सा वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, ठीक है। उसके बाद द बोर्ड ऑफ ए टू जेड लिमिटेड, अ लिस्टेड एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, आस्क्ड यू एज अ पीसीएस टू प्रेजेंट थ्रू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या चीज आपको बतानी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोसेस फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क इन द सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर वन स्लाइड इंडिकेटिंग वेरियस स्टेजेस व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। स्टेजेस को लेकर के आपसे पूछा है, स्टेजेस आपको जो है यहाँ पर दी हुई है अलग से ही, ठीक है। नीचे अगर हम चले तो ये रहा, प्रोसेस या स्टेजेस फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। ये पांचों आपको इसके अंदर क्या करना था, बतानी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली मेंशन भी करा गया क्वेश्चन अलर्ट के अंदर कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके आ सकता है प्रोसेस स्टेजेस के ऊपर, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है प्रोसेस या स्टेजेस के ऊपर, बाय सेइंग कि कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एडवाइस करो बीओडी को कि वो कैसे वो चीज कर सकते हैं। उसी नेचर का क्वेश्चन है ये। बोर्ड ऑफ ए टू जेड लिमिटेड को बेसिकली आपको क्या करना है, बताना है इस चीज के बारे में। तो इनडायरेक्ट नेचर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अलर्ट में भी जो चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पर मेंशन करा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ टॉपिक 5 के अंदर, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैपिंग एलोकेशन। इसमें जेड लिमिटेड सीक्स योर ओपिनियन ऑन द रोल ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस ओनरशिप। एक्सप्लेन करना है रोल, सबका दिया हुआ है अलग अलग यहीं पर, ठीक है। नीचे आप आ जाओ अगर, यहाँ पर आप देखो ये अलग से दिया हुआ है पूरा, the role of various level of management for compliance ownership is illustrated as under, ठीक है। ये आपको लिख करके आना था इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा है कि प्रोसेस बताओ कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन की, एंड क्या वेरियस रिस्क है नॉन कंप्लायंस की वो भी बताओ। तो ये जो आपको क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखो ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। और ओल्ड सिलेबस में क्या था ना कि ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है रोल ऑफ सीएस इन क्रिएटिंग कंप्लायंस चार्ट, इन हर एक पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था। तो इसमें आप देखोगे यहाँ लिखा है कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन। इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन की प्रोसेस भी समझाई हुई थी,
और जो वेरियस रिस्क होती है नॉन कंप्लायंस की वो भी उसमें मेंशन थी। लेकिन आपके केस में मॉड्यूल के अंदर जो एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स का वो हटा दिया गया, तो आपको जो है ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में से क्वेश्चन आया है, ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से ये क्वेश्चन आया है कि SAMS Limited is a recently listed company. To cater to the growing reporting requirements, the company recruited various professionals across its finance and secretarial team. CS was requested to prepare a compliance training and education program for providing training to the new recruits. Briefly explain the objective and contents of such compliance training program. ठीक है, तो compliance training program जो है बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव और उसके कंटेंट जो है वो आपको बताने। सो इसमें हम एक बार गो थ्रू करते हैं ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है। यहाँ आप देखो ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। इसके अंदर ये तो आप बता दोगे इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, मदद करता है कंप्लायंस अवेयरनेस में, कंपनी का कंप्लायंस कल्चर इन्फोर्स करता है, अवेयरनेस लेकर के आना चाहिए इन इन चीजों को लेकर के, तो ये तो बता दोगे आप इसके अंदर। उसके बाद में कंटेंट क्या होंगे इस कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, तो यहाँ पर आप देखो जो प्लान है फॉर कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब इसमें आप क्या करोगे मेंशन करके आओगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बताने और कंटेंट बताने, दो चीजें पूछिए। ऑब्जेक्टिव वहां ऊपर से बता दोगे आप, और कंटेंट आप यहाँ जो प्लान दिया हुआ है आपको, प्लान फॉर कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम में इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम reinforces the company's compliance culture. In light of the above statement, you are asked to give a compliance education and training program for the employees of Z Limited, stating 5 suitable points which must be included in your above plan. 5 suitable point जो include करने ही करने हैं आपको इसके अंदर, तो यही इंक्लूजन वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। ये भी लिख करके आप आ जाना, ठीक है। 5 essential things to create compliance training program क्या होती है इसी के अंदर। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, a company secretary P of ABC Limited is of the view that the companies that practice positive ethics and effective compliance management program deep within their culture often enjoys healthy returns through employees and customers loyalty and public respect for their brand, both of which can translate into stronger market capitalization and shareholders returns. With reference to the above statement, do you agree that compliance with the requirement of laws through a compliance management program can produce positive results at several levels? Comment, क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? The answer is yes, आप करते हो। क्यों? क्योंकि इसके ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद do Boeing 549 fly airplanes crash due to flaws in the aircraft's design and software? Investigations revealed that Boeing had failed to comply with regulatory requirements and that its compliance management system were inadequate in identifying and addressing the safety concerns. Along with the explanation of compliance management and its need for a company, पहले तो explain करो compliance management क्या होता है, need क्यों है इसकी ये भी बताना है इसके अंदर। Specify what should be ensured by a CS for effective compliance management system, ठीक है। क्या क्या चीजें उनको इंश्योर करनी चाहिए जिससे इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मेक श्योर करा जा सके, तो ये आपसे एक तो एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, फिर नीड्स जो है वो पूछ ली, फिर उसके बाद में तीसरा आपसे पूछा है क्या चीजें बेसिकली इंश्योर करनी है सीएस को इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और फिर उसके बाद लास्ट आपसे पूछा है 4 बेनिफिट्स बता दो कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट के। तो 4 चीजें इसके अंदर आपको पूछी है, ठीक है। ये चारों चीजें हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, समझी भी हुई है, तो आप ये लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है रोल ऑफ सीएस इन कंप्लायंस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें से आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है
You have been appointed as a CS of XYZ Limited, a listed company having diversified business in multi-operational branch offices. On joining your office, you observe that under the prevailing scenario, a comprehensive compliance management system is necessary. Now, prepare a checklist that should be considered by you about the desired system. क्या क्या चीज आप कंसिडर करोगे उस सिस्टम को जब आप बेसिकली क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, and what would be a responsibility as a CS of the company in due compliance of the desired system. तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि दो टॉपिक को मिक्स करके बेसिकली ये क्वेश्चन बना हुआ है, जो टॉपिक नंबर 11 है आपका और टॉपिक नंबर 12 है। टॉपिक नंबर 11 में आप देखोगे आपको कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है, जिसपे कंप्लायंस सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन अ कंपनी क्या होते हैं, मेनली डिपेंडेंट होते हैं, यानी कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंडेंट होता है। तो यही चीज आपको किसके अंदर मेंशन करके आना है, चेकलिस्ट के अंदर मेंशन करके आना है, ठीक है। चेकलिस्ट के अंदर यही जो पॉइंट्स है यहाँ पर फैक्टर्स वाले, ये आप लिख करके आओगे। एंड फिर उसके बाद में जो आगे आपसे बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसमें जो रोल के अंदर चीजें दी हुई है ये आप लिख करके आओगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता था कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, है ना। प्रिपेयर अ चेकलिस्ट वाली जब बात आई तो हो सकता है कि आप फैक्टर्स लिखने या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट अगर हम ध्यान से पढ़े तो क्या बात कर रहे हैं कि आप एक चेकलिस्ट बनाओ जो कंसिडर करी जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द डिजायर्ड सिस्टम। यानी जो भी अब आपको पता चल गया कि यार ये सिस्टम अभी कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसको बनाने की जरूरत है। जब इसको आप बनाने जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि यार ये सिस्टम किन किन फैक्टर्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बेसिकली जो है वो बनाया गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, एक बार अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना और फिर इनको क्या करना है, लिख करके सॉल्व करना है, ठीक है। एंड फिर इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है चैप्टर के अंदर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको मेरे साथ में कनेक्ट करके वो चीज डिस्कस कर लेनी है, नहीं तो हमारा जो वीकली सेशन होगा हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।